बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, सबसे पहले तो आज मैंने आपसे एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात करनी है जिसके बारे में मैं पूरा वीकेंड भी सोचती रही। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक रिमाइंडर देना चाहूँगी व्यूअर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपको पता है कि बारिशों की वजह से और क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत से इश्यूज़ आ रहे हैं। फ्लड्स बहुत ज़्यादा आम हो गए हैं सर्टन एरियाज़ के अंदर। मेरी आप लोगों से बहुत तहे दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ 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 एहतियात करें और जो भी सैलाब से रिलेटेड वार्निंग्स दी जा रही हैं अपनी लोकल इंतज़ामिया के साथ इन टच रहें। और अगर आपको इवैक्यूएट करने के लिए कहा जाता है तो प्लीज़ इवैक्यूएट करें। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में सर्टन इलाकों में बहुत टेंशन वाला माहौल है, क्लाउड बर्स्ट्स की भी बात हो रही है, बारिश का सिस्टम सीधा नहीं हो रहा। और व्यूअर्स, ये बात वहीं पे वापस जाती है जो 10 साल बल्कि 15 साल से इस प्रोग्राम पे हम बार बार कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज, इसमें ऑब्वियसली कुछ हिस्सा हमारा भी है और कुछ इंटरनेशनली भी मामलात ऐसे बने जिसकी वजह से हमारा क्लाइमेट जो है वो बहुत अजीब तरीके से चेंज हो गया है। लेकिन व्यूअर्स, अब जो भी मामलात और जो भी हालात हैं हमने उनको मैनेज करना है। हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपने पूरे एफर्ट्स कर रही हैं, लेकिन आप लोगों के ताउन की शदीद ज़रूरत है। सो आपसे रिक्वेस्ट है व्यूअर्स कि प्लीज़ फ्लड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। हम लोग कोशिश करते हैं कि मॉर्निंग एट होम में, क्योंकि सुबह का वक्त होता है, तो अच्छी अच्छी बातें करें, पॉजिटिव बातें करें, हैप्पी चीज़ों को डिस्कस करें ताकि आप लोगों का दिन भी खुशगवार गुजरे और कोई पते की बात करें जिससे आपको कोई फ़ायदा भी हो। लेकिन कैसे हो सकता है कि फ़्लड्स के जो इस वक्त जो सैलाब के मामलात चल रहे हैं पूरे पाकिस्तान में कि मैं मेंशन भी ना करूं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ख़ास एहतियात करें, लोकल इंतज़ामिया की बात सुनें। अगर आपको कहा जाता है इवैक्यूएट करने का तो ज़रूर करें। अगर आपने हेल्प भी करना है या कोई मामलात में किसी की मदद करनी है तो अपनी लोकल इंतज़ामिया के साथ मिल के करें। ऐसा भी होता है कि किसी की मदद करने की टो में इंसान अपनी भी जान गंवा देता है और अपने घर वालों की भी। सो प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में जो रेस्क्यू टीम्स हैं उनको अपना काम करने दें और अगर आप भी हेल्प आउट कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन ये देख के कि आप मदद करते हुए ख़ुद भी महफूज रहें। किसी को बचाते हुए अपनी जान भी गंवा देना क्योंकि ऑर्गेनाइज या तरीके से ना करें, ये अपनी ज़ात के साथ भी ज़्यादती और अपनी फैमिली के साथ भी। सो व्यूअर्स, सब अपना अपना हिस्सा डालें और सबसे ज़्यादा मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि प्लीज़ दुआएं करें कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे और ये जो सैलाब के मामलात हैं ये जल्द सेटल हो जाएं और कम से कम जानी और माली नुकसान हो, आमीन। अब व्यूअर्स, उस चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगी जो दूसरा टॉपिक जिसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा सोच भी रही थी और आप लोगों से डिस्कस भी करना चाह रही थी। इस टॉपिक पर डिस्कशन के लिए किसी स्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे यहाँ एक बहुत मेजर और कॉमन प्रॉब्लम आजकल चल रही है और वो है फेक न्यूज़, झूठी खबरें। व्यूअर्स देखें, मैं जानती हूँ कि आजकल सोशल मीडिया पे या जनरली गूगल करके जो भी चीज़ें या ख़बरें हमें नज़र आती हैं हम वो पढ़ के उनको समझ लेते हैं कि ये एक 100% रियलिटी है, 100% सच है। लेकिन व्यूअर्स, अक्सर औकात जो चीज़ें आप ऑनलाइन पढ़ते हैं वो सच नहीं होती। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे मेरा अपना भी एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं कुछ भी लगा सकती हूँ। शायद उसके ऊपर कोई स्ट्राइक आ जाए और बाद में उसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन इनिशियली जब आप कोई चीज़ लगाते हैं, अनलेस उस पर कोई म्यूज़िक या कोई उस किस्म की कोई कॉपीराइट का इशू हो, वो चीज़ अपलोड हो जाती है। अब हर बंदा अपने चैनल को चलाने के लिए सेंसेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से या वो जो कहते हैं ना अपने आप को मशहूर करने के लिए या वायरल करने के लिए कभी कभी ऐसे खबरें चला देते हैं जो झूठी खबरें होती हैं या उसमें एक कतरा सच होता है और 90% जो है या 99% उसमें बकवास होती है या नॉनसेंस होती है। लोग वो चीज़ चला देते हैं, उसको लोग आम मान लेते हैं या रियलिटी समझ लेते हैं और फिर उसको आगे शेयर करना शुरू हो जाते हैं और एक झूठी खबर वायरल हो जाती है। तस्दीक किए बगैर किसी भी चीज़ को रियलिटी नहीं समझना चाहिए। जैसे कि कुछ अरसा पहले एक AI जनरेटेड वीडियो थी, मतलब कुछ दिन पहले ये वाक़या हुआ कि एक डॉल्फिन ने स्विमिंग पूल में एक लड़की जिसका नाम जेसिका बताया गया था उसे काट लिया और उसकी डेथ हो गई। सबसे पहली बात तो डॉल्फिन जो है वो स्विमिंग पूल में क्या कर रही होगी, ठीक है। ये पिक्चर थी कि एक डॉल्फिन है, उसने स्विमिंग पूल में जेसिका को काटा और जेसिका मर गई और वो उसकी ट्रेनर थी और पता नहीं क्या क्या है कि खबर वायरल हुई। सच्ची बात है, मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, बट मेरी टीम बता रही थी कि बहुत वायरल हुई खबर। व्यूअर्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये एक AI जनरेटेड वीडियो थी जो बिल्कुल झूठ थी, लेकिन लोगों ने इसको वायरल कर दिया।
कि देखो डॉल्फिन उसने काट लिया, वो औरत मर गई, ये हो गया, वो हो गया, वो उसकी ट्रेनर थी। ऐसा कुछ नहीं हुआ था व्यूअर्स। अब मसला ये है कि आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, एआई के थ्रू इतनी ज़्यादा चीज़ें जनरेट हो सकती हैं, वाहियात चीज़ें ख़वातीन के लिए बारे में बनाई जाती हैं, गंदी गंदी पोर्नोग्राफिक वीडियोस लोग बना रहे हैं और उनको रियलिटी के तौर पे कह रहे हैं, जैसे कि मेरा चेहरा या आपका चेहरा है, किसी का भी चेहरा किसी जिस्म पे लगा के कोई गंदी सी वीडियो बना दी। सो व्यूअर्स प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तशख़ीस किए बग़ैर, तस्दीक किए बग़ैर कभी भी किसी चीज़ को शेयर मत करें। आपको पता है पिछले दिनों हम लोग 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे थे, पाकिस्तान को सेलिब्रेट कर रहे थे। अगस्त का पूरा महीना टिल 14 अगस्त हमारे लिए सेलिब्रेशन का बायस होता है। अब उस दौरान भी बहुत से लोगों ने गलत और नॉनसेंस खबरें जो है वो वायरल करने की कोशिश की। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अक्लमंदी का मुजाहरा किया और नॉनसेंस न्यूज़ को इग्नोर ही किया। लेकिन अगर आप कहीं कोई ऐसा पेज या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखें जहाँ पे गलत न्यूज़, मेरा अपना अगर यूट्यूब चैनल पे अगर आप कोई ऐसी चीज़ देखें जो गलत है तो आप ज़रूर रिपोर्ट करें। व्यूअर्स, बात ये आपका राइट है। अगर आपको लोग मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आपको मिसगाइड कर रहे हैं, और व्यूअर्स डोंट फॉरगेट कि इन चीज़ों की वजह से अगर कोई नेशनल इशू बन जाता है या कोई आप ऐसी चीज़ वायरल कर देते हैं या शेयर करते हैं जो हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचाएगी, तो उस पर फिर लीगल रेपरकशंस भी होती हैं, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं। सो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के चीज़ें जो हैं वो आगे फॉरवर्ड किया करें। 2-3 दिन अब ये जेसिका लड़की की न्यूज़ इतनी वायरल हुई, हर बंदे ने उसको शेयर करना शुरू कर दिया। तो हमें भी अफवाहें फैलाने से इज्तना मतलब को अवॉइड करना चाहिए, और एट द सेम टाइम जो इस तरह की गलत न्यूज़ फैलाते हैं हमें उनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इनको सपोर्ट करते हैं वो और वायरल होते हैं, वो और पॉपुलर होते हैं, वो और ज़्यादा फजूल बातें करते हैं। और व्यूअर्स सिंपल सी बात ये है कि अगर सच पे आप वायरल नहीं हो सकते तो झूठ पे वायरल होके आपने क्या करना है, क्या फ़ायदा आपको मिल जाने उस चीज़ से। और फेक न्यूज़ वैसे ही व्यूअर्स लोगों की रेपुटेशन भी बर्बाद कर देती है। मैंने ऐसी फेक न्यूज़ लोगों के बारे में देखी है। मुझे याद है एक टाइम था जब नई इस तरह करके लोगों ने रियलाइज़ किया कि ओ नॉनसेंस न्यूज़। पहले क्या होता था कि अखबारों वगैरह में इस तरह की कोई गलत खबर आती थी, उसके बाद अखबार के ऊपर को लीगल नोटिस भेजा जाता था। अखबार फिर उसकी तस्दीक में एक और ख़बर छापता था कि जी हमसे गलती हो गई, हमारे जर्नलिस्ट ने गलत खबर छाप दी, हम माजरत करते हैं फ़लाँ बंदे से। सोशल मीडिया तो आपको पता है कि जिसका मर्जी जो मर्जी दिलाए, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टिकटॉक पे, वो एक्स पे, अब तो खैर वो ट्विटर नहीं रहा है, एक्स हो गया, इन सब प्लेटफॉर्म्स पे, इवन स्नैपचैट के ऊपर लोग अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें लगा देते हैं और लोग उनको देख के कहते हैं हाय पता चला है फ़लाँ ने ये किया। अब पिछले दिनों और बाय द वे बहुत से लोग एक और चीज़ भी करते हैं, प्रॉपर शोज़ मतलब प्रोग्राम्स के अंदर बैठ के, मतलब अपने यूट्यूब और इस तरह के चैनल्स के ऊपर जो सोशल मीडिया के चैनल्स हैं उसके ऊपर अपना बना के एक प्रोग्राम, गलत लोगों के बारे में खबरें। मैं आपको बता नहीं सकती मेरे बारे में कितनी बार लोगों ने कहा है कि वो इतने करोड़ कमा रही है, वो इतने लाख कमा रही है, वो इतने मिलियन कमा रही है। मतलब बात बड़ी सिंपल है, अगर कोई भी तस्दीक करना चाहता है आप इदारे से कॉन्ट्रैक्ट मंगवा के कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, मेरा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा छुपा हुआ है। बट द फैक्ट दैट कोई कह रहा है कि जी वो 5 मिलियन कमा रही है, कोई कह रहा है वो 1 करोड़ कमा रही है महीने के, हंस के मेरा हाल ख़राब कि भाई अगर एक इंसान हर महीने के करोड़ रुपए कमा रहा है तो वो 1 साल के बाद रिटायर क्यों नहीं कर रहा? वो पागल है कि वो नौकरी करी जा रहा है। पैशन और शौक अपनी जगह, फिर बंदा कुछ और नहीं कर लेता अपनी ज़िंदगी में। सो द फैक्ट इज़ इस किस्म की खबरें और अफवाहें, मुझे उस दिन मैं पढ़ रही थी कि पता नहीं बेचारी माहिरा के बारे में और फवाद के बारे में कि पता नहीं वो खरबपति हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तानी इंडस्ट्री में आप इतने पैसे नहीं कमाते हैं। हर इंडस्ट्री के अपने तकाजे। यहाँ हॉलीवुड में बैठे होते तो शायद अगर मैं वहाँ पे मॉर्निंग शो कर रही होती तो मैं 1 साल बाद ही इतने पैसे कमा लेती कि मैं रिटायर हो सकती। बट हर जगह के एक मुख्तलिफ पेमेंट्स और चीज़ें होती हैं। पैसों के बारे में गलत खबरें, लोगों की पर्सनल लाइफ के बारे में गलत खबरें। अच्छा, मुझे याद है कि एक, मैं नाम नहीं उनका लेना चाहूँगी, कपल के बारे में ये अफवाह फैला दी कि उनकी तलाक हो रही है और गलत खबरें उनके बारे में, और मर्द की अजीबो गरीब, मतलब वो दोनों आर्टिस्ट, दोनों एक्टर, अब जाहिर ही वो ड्रामों में एक्टिंग करते हैं तो उनकी दूसरे मर्दों के साथ और औरतों के साथ तस्वीरें तो होंगी, तो उस बेचारी खातून की तस्वीरें लगा रहे हैं उनके मेल एक्टर्स के साथ, आर्टिस्ट के साथ, जिनके साथ उन्होंने ड्रामे किए कि देखिए उसका ऐसे भी चक्कर चल रहा है, उससे भी चक्कर चल रहा है। मर्दों के बारे में ये मेरा सवाल सिर्फ एक बनता है व्यूअर्स के, जब हम इस तरह की खबर शेयर भी करते हैं तो क्या हम बराबर के शरीक नहीं होते इस ज्यादती में? पहली बात।
दूसरी बात, जब हम इस किस्म की चीज़ें करते हैं तो हम किसी का घर बर्बाद कर रहे होते हैं, किसी की फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं। चाहे वो दोनों आर्टिस्ट आपस में तो ठीक रहे हो, उनकी फैमिलीज पे क्या गुजरी होगी, उनके उस बच्ची के ससुराल में कितने मसाइल होंगे, उस लड़के बेचारे के लिए कितनी प्रॉब्लम्स बनी होगी। सो व्यूअर्स, हमें हमेशा सोच समझ के चीज़ें शेयर करनी चाहिए, और जहाँ पे किसी के भी घर में मसला पड़ रहा है या पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम पड़ रही है, उस चीज़ में तो हमें वैसे ही नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि सिंपल बात है व्यूअर्स, मुकफ़ाते अमल है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर हम दूसरों के बारे में चीज़ें आम करेंगे, उनके बारे में नेगेटिव बातें करेंगे, कल को हमारी कोई बात इस तरह वायरल हो सकती है, आम हो सकती है। मैंने अक्सर देखा है जो ख़वातीन बैठ के दूसरों की बेटियों के बारे में ग़ीबत कर रही होती है, बुरी बुराइयाँ कर रही, बुरी बातें कर रही होती है, कल को उनकी बेटियों के बारे में लोग बातें कर रहे होते हैं। सो जो चीज़ अपनी ज़ात के लिए नहीं पसंद करते, वो दूसरे के लिए क्यों पसंद करते हैं। तो अगर आपके सामने कोई ऐसी हॉरिबल वायरल ऐसी खबर आती है जो फैलाने से वायरल हो सकती है और किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें उस काम में पड़ना चाहिए। देखिए, अल्लाह ताला ने जो किसी के लिए सज़ा सोची हुई है, जो भी इंसान का अमल हो, जो भी चीज़ हो, मुझे लगता है कि हम अगर रब पे छोड़ दे तो वो बेहतर है, या कानून पे छोड़ दे तो वो बेहतर है। हम जब खुद कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश करते हैं व्यूअर्स, तो कभी कभी मासूमियत में ना जानते हुए हम अपनी तरफ से बड़ी किसी की सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन एक्चुअली हम किसी और की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे होते हैं। सोच समझ के डिसीजंस लेने चाहिए, उसी तरह जिस तरह अक्सर अब ये मीटू वाली बात, प्लीज़ कोई बुरा ना मनाए, बहुत सी जो मीटू की खबरें निकलती हैं वो सच्ची ही निकलती हैं कि इस लड़की के साथ किसी ने कोई गलत काम किया, या उस लड़की को किसी ने हरास किया, उसको नौकरी छोड़नी पड़ी, फिर उसको आगे काम नहीं मिला, समझ आती है, लेकिन तशखीस करके शेयर करें। बड़ी दफ़ा ख़वातीन भी इस तरह की चीज़ आम कर देती हैं किसी मर्द की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। इसीलिए कहती हूँ कि कानून के ऊपर अगर क्या रियलिटी है कि व्यूअर्स, क्या मैं नहीं हरास हुई होंगी अपने करियर में? मैं भी एक औरत ज़ात हूँ, मैं भी एक पॉइंट पे यंग थी जब लोग फजूल बातें करते थे। इंसान अपने आप को एक तरीके से लेके चलता है। जिन लोगों ने कभी तंग किया या बॉदर किया, फिर मैनेजमेंट से जाके बात की और उस मामले को हैंडल करवाया गया। लेकिन बात यह है कि व्यूअर्स, हाँ, बहुत सी ख़वातीन ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती, क्योंकि मामलात और हालात कुछ ऐसे होते हैं कि वो नहीं बोल पाती। लेकिन बात यह है कि तशख़ीस करके सपोर्ट करें, मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट है। ज़रूर, और हम औरतों को औरतों की सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन याद रखें कि हमारे भाई भी हैं, हमारे बाप भी हैं, हमारे शौहर भी हैं, औलाद है, हज़ार हमारे मर्दों से भी ताल्लुकात हैं। सो जब भी कोई इस तरह की चीज़ निकले तो सोच समझ के उसको शेयर करें। अगर आप जानते हैं, यू नो इट टू बी अ रियलिटी, ज़रूर शेयर करें। कितने ऐसे केसेस सामने आए हैं जहाँ पे एक्चुअली खातून जो है वो मर्द के लिए एक मसला खड़ा कर रही थी और उस मर्द की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो एक आदमी जिसने एक प्रोफेसर था या टीचर था, उसने बेचारे ने सुसाइड कर ली क्योंकि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया हरासमेंट का। वो बाद में बात क्लियर हुई कि ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया था, लेकिन उस आदमी की तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई ना। उसकी बीवी भी उसे छोड़ गई, उसके बच्चे भी उसको छोड़ के चले गए, उसको नौकरी से भी निकाल दिया गया, उसने सुसाइड कर लिया, वो मर गया। सो ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं व्यूअर्स, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने को। तो फेक न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ शेयर करने से पहले तशख़ीस ज़रूर करें। बढ़ते हैं शेफ़ तैयबा की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जुगन, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। ये टॉपिक ज़रा पेनफुल है क्योंकि बीइंग अ वुमन, जी, आपको पता है मैं हमेशा औरतों के साथ खड़ी होती हूँ, हमेशा। लेकिन कभी कभी हम औरतें भी मर्दों के साथ ज़्यादती कर जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। सो सोच समझ के चीज़ें शेयर करनी। जी बिल्कुल। और आपने इसमें जुगन, इसमें जो फेक न्यूज़ के हवाले से मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है ना, वो ये कि रिलीजन जो है हमारा, उसको भी नहीं बख्शा जाता। इवन के इसके हवाले से एक चीज़ मैंने और बहुत देखी कि लोगों की डेथ न्यूज़ जो है वो शेयर कर दी जाती हैं, उनकी पिक्चर लगा के कि भाई ये बंदा जो है इस दुनिया में नहीं रहा। बड़े बड़े कवि खान साहब के साथ, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये बड़ी दफ़ा हुआ। कवि साहब, मैंने 2-3 दफ़ा, मुझे खुद याद है कि 3 दफ़ा तो मैं उनको कॉल कर सकी थी, उनके नंबर पे तो उन्होंने उठाया। मैंने कहा बाबा आपके बारे में खबर आई है कि आप अब नहीं रहे। कहते हैं बेटे ये तो मेरे बारे में हर 6 महीने बाद खबर आम कर देते हैं कि मैं इस दुनिया में नहीं रहा। और जब वो एक्चुअली इस दुनिया से रुखसत हुए तो 10 लोगों से तशखीस करके बात क्लियर हुई कि हाँ जी अब आप नहीं रहे। मतलब लोगों की मौत की खबर आम कर देते, कोई खुदा का खौफ करे कि भाई किस तरह आप इस तरह की खबर आम कर सकते हैं बस वायरल होने के लिए। बिल्कुल। मौत की खबर हो गई। अच्छा, लोगों के मज़हब के ऊपर कमेंट करना या कहना फलां बंदा तो ये है, वो तो मुसलमान ही नहीं। प्लीज़ व्यूअर्स, प्लीज़ प्लीज़, हमने अल्लाह को जवाब देने, हमने अपनी जान रब को देनी है, तो वी शुड बी केयरफुल। किचन में आएंगे ब्रेक के फ़ौरन बाद, शेफ़ तैयबा हमारे साथ है, इस टॉपिक पे भी हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद देखते हैं कि किचन में शेफ़ तैयबा क्या बना रही है।
बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम आ गए हैं किचन में शेफ़ तैयबा के पास। जी हाँ शेफ़ तैयबा, क्या सिचुएशन है आज? हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी चिकन विद राइस। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं पानी के अंदर प्याज, मिर्च और लहसुन, राइट? बिल्कुल। इसको थोड़ा सा हम सॉफ्ट करके और उसके बाद जो है ये पानी में हमने डाला। जी जी बिल्कुल पानी। बिल्कुल सही है। इसको हम कवर कर देंगे ताकि ये उसके अंदर थोड़ा सा स्टीम में अपने कुक हो जाए। यहाँ पे हमने अनियंस डाल दिए जी। और इनको हमने करना है ब्राउन, राइट? जी बिल्कुल, ऑयल के साथ है ये, और ये हम राइस के लिए कर रहे हैं। और मैं इंग्रेडिएंट्स जो है वो बता देती हूँ व्यूअर्स। पेरी पेरी चिकन के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं चिकन थाई 1 किलो, तेल हस्बे ज़रूरत है, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, सिरका 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, अदरक लहसुन की पेस्ट 1 खाने का चम्मच, पेपरिका पाउडर 1 खाने का चम्मच, पेरी पेरी सॉस जो है वो 2 खाने के चम्मच, जो कि भी हम आपके सामने तैयार कर रहे हैं, नींबू का रस 1 खाने का चम्मच। और इसकी रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन को जो मैंने आपको सारे मसाले बताए हैं उसके साथ हम इसमें पेरी पेरी सॉस जो भी हम आपके सामने तैयार करेंगे उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और चिकन जो है वो हम अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे। उसके बाद हम एक पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लगा के उसमें चिकन को कलर देके इसको फिर हम दोबारा किसी और वॉक में की कढ़ाई में रख के उसके साथ जो है हम इसको कवर कर देंगे। चिकन जब हमारा गल जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी पेरी पेरी सॉस हमने साथ तैयार की हुई है वो हम ब्रश की मदद से या इसके ऊपर जो है वो लगाते रहेंगे ताकि चिकन के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और चिकन जो है हमारा रेडी हो जाएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं राइस की तरफ। चावल हम 1 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं, नमक हस्बे जायका है, तेल हस्बे ज़रूरत है, प्याज 3 से 4 अदद है, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच है, ज़ीरा 1 खाने का चम्मच है, गरम मसाला हस्बे ज़रूरत है। अच्छा व्यूअर्स, राइस में हम ये करेंगे जिस तरह हम नॉर्मल घर में ब्राउन राइस तड़के वाले जो चावल हैं वो तैयार करते हैं, सेम उसी तरह ही हम इसको बनाएंगे। लेकिन मैं इसमें जो है कुछ वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जैसे बंद गोभी है, गाजर है। आप अपनी पसंद की इसमें कोई भी चीज़ और मज़ीद ऐड कर सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। असल में बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है, क्योंकि अलहदा से सब्जियां दो तो बच्चे खाते नहीं हैं। अगर आप चावलों में इन चीज़ों में इनकॉर्पोरेट कर दो तो वो एक डिफरेंट सिचुएशन हो बिल्कुल ऐसे ही है। और इसको जो है फिर हमारे राइस जब तैयार हो जाएंगे तो सिंपली हमने प्याज ब्राउन करके अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करनी है, मसाले ऐड करने हैं। और अगर आप चाहें और मज़ीद इसको अच्छा फ्लेवर देना तो जो हमने पेरी पेरी सॉस तैयार की है वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही जी। और यहाँ पे ये जो हम बना रहे हैं मसाला, हाँ जी, बेसिकली अगर आपने इसको घर में बना के सॉस रखनी है पेरी पेरी तो फिर आप इसमें नमक शमक बाकी चीज़ें डाल के रख सकते हैं एज अ सेपरेट थिंग। लेकिन यहाँ पे ये कि अब हम चिकन को जो है पहले मैरिनेट कर लेंगे, क्योंकि हमने चिकन में भी ऐड करना है और हमने राइस में भी ऐड करना है, तो इसलिए हम सॉस के अंदर जो है फिर वो फ्लेवर नहीं ऐड कर रहे। बट इफ़ यू आर गोइंग टू ऐड फ्लेवर इनटू द सॉस देन रियलाइज कि वो आप फिर बना के, अच्छा ये अगर हम सॉस बना के रख लें जी, क्योंकि देखो मार्केट से तो पेरी पेरी सॉस जो है वो बॉटल में आपको मिल जाती है और आप महीना 2 महीने 6 महीने भी उसको रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये कितनी देर रहेगा? ये आप जो है वो मैक्सिमम भी 1 महीना इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हैं जी, 1 महीना कर सकते हैं। अच्छा इसको कितना हमने कुक करना है? बस ये हो गया, इसको अब हम ब्लेंड करेंगे। और चिकन में जो है मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ये तकरीबन इसमें मैंने आधा टेबल स्पून ऐड किया है। और उसके साथ ये लेमन जूस है, ये 1 टेबल स्पून है, ये मैं सारा ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अदरक लहसुन की पेस्ट है, ये सब कुछ जो हमने आपको रेसिपी कार्ड में बताया। साइमल्टेनियसली अगर चीज़ें करें ना तो चीज़ें तैयार भी जल्दी हो जाती हैं और मज़े की भी बन जाती हैं। सो इट्स ऑलवेज अ स्मार्ट आइडिया टू डू थिंग्स कलेक्टिवली एंड टुगेदर। अब जैसे कि वहाँ पे हमारा मसाला बन रहा है, यहाँ पे हम अपना जो सॉस बना रहे हैं, ये बेसिकली इसको हम स्टीम में इसका ना फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये हमने इसको इसके अंदर डाल दिया ब्लेंडर के अंदर। अच्छा अब आपने करना ये है कि इसके अंदर आप थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि जब आप इसको ब्लेंड करें तो इसकी जो स्टीम है ना, अच्छा इसको हमने फिर कुक करना है या बस? नहीं, कुक नहीं करना है इसको, बस हमने ये तैयार होगी हमारी सॉस, ठीक है। इसको हमने जिस चीज़ में ऐड करना है बस हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें पानी डाल दिया और ये हमने इसको ब्लेंड करेंगे। और आप अपना वहाँ पे कर रही हैं, हम अपना यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए कि अब हम पेरी पेरी सॉस जो है वो ब्लेंड कर रहे हैं।
अच्छे से आपने इसको ब्लेंड करना है ताकि एक स्मूथ पेस्ट बन जाए। नॉर्मली जो पेरी पेरी सॉस आपको मार्केट में मिलता है उसके अंदर एक्चुअली कलर भी डाला हुआ होता है उन्होंने थोड़ा सा, तो आप अगर कलर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग द राइट फ्लेवर। ये देखिए, बिल्कुल ये चिकन भी हमने मैरिनेट कर दिया और इसको जस्ट हम एक कलर देंगे अभी पैन के अंदर, और उसके बाद हम एक वॉक के अंदर कवर करके इसको रख देंगे ताकि ये अच्छे से गल भी जाए। ठीक है, तो पहले हम इसको कलर देने के लिए यहाँ पे इसको रख दिया हमने पैन, और इसमें हमने ऑयल डालना है थोड़ा सा। जी जी, ऑयल डालेंगे हम थोड़ा सा, ठीक है, 2 टेबल स्पून के जितना बस। बिल्कुल, कलर दे के फिर इसको हम बेशक वॉक में कुक होने देंगे, लेकिन पहले हम, और ये चिकन जो है मैरिनेट करके आपने इसको टाइम देना है थोड़ा, मैक्सिमम 2 घंटे तो ज़रूरी हैं, लेकिन अभी जिस तरह हम तो आपके सामने ही कर रहे हैं इसको मैरिनेट, तो भी हम इसको कलर दे के बस इसको गला लेंगे अच्छे से। अच्छा, तो फिर इसका प्रोसीजर क्या होगा सेटअप करने का? इसका सेटअप यही है ना कि राइस जब रेडी हो जाएंगे हमारे ये वेजिटेबल के साथ कुक होके, और राइस जब गल जाएंगे दम पे चले जाएंगे, उसके बाद जस्ट हमने इसको कलर दे के गला के हमने उसके साथ ही सर्व करना है। ठीक मतलब है, पेरी पेरी सॉस का फ्लेवर इसके अंदर भी है, उसके अंदर भी है, दोनों चीज़ों के अंदर आ गया। इसमें भी बल्कि मैं थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ, और ये हमारा ऑयल भी हमने इस पे लगा दिया। सो बात ये है कि मतलब वेरी क्विक एंड झटपट रेसिपी, आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना को, मतलब वो जो कहते हैं ना कि कितनी को मज़े की लवाजमात वाली चीज़ें बनानी है। अब देखिए, इतना ही टाइम आपको किसी सालन या ग्रेवी को बनाने में लगता है, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर आप थोड़ा सा ये टाइम कोई थोड़ी सी डिफरेंट डिश में लगा देंगे तो आपको उसका फ़ायदा भी रहेगा और एक सर थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स डिफरेंट चीज़ भी तैयार हो जाएगी। और जो कि हम व्यूअर्स के सामने तैयार करें, आप पहले भी करके रख सकते हैं अगर आपने घर में करना है करूँ तो आप जी मैरिनेट करके इसको खोलूं। ये देखें, हमने इसके ऊपर इसको यहाँ पे लगा दिया, और ये हम निकालेंगे जिस डिश के अंदर, वो भी हम ज़रा निकाल लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। मसाले इसके बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट देन ऑब्वियसली पेरी पेरी होता ही ज़रा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर की चीज़ है, स्पाइसी होता है। अच्छा, लोग ना पेरी पेरी जब घर पे बनाते हैं तो यूजुअली स्ट्रिप्स में बनाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि ये सारा ही यहाँ पे लगा डल जाएगा। हाँ, डल जाएगा मेरे ख्याल में। और ये देखें, और ये हमने कौन सा पीस लिया चिकन का? चिकन का हमने थाई पीस जी, बिकॉज एक्चुअली तो सबसे ज़्यादा मज़े का थाई ही होता है। ये अब आपने सिर्फ कलर के पॉइंट ऑफ व्यू से डाला है जी, इसमें मैंने पेपरिका भी डाली है ना, उससे भी कलर आ रहा है इसको। बिल्कुल, हल्का सा यहाँ पे ऑयल डाल देते हैं ताकि वो अच्छे से उसका कलर आ जाए। अब ये हम निकालेंगे डिश के अंदर ताकि ये चीज़ें अगर हम कलेक्टिवली रेडी कर देते हैं अच्छे से तो उसका हमें फ़ायदा ये हो जाता है कि प्रेपरेशन इसकी अगर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से प्रेप की हुई है और उसको टाइमली आपने रेडी किया हुआ है तो बड़े अच्छे आपके चीज़ें हो जाती हैं। और बाय द वे एक और काम भी आप कर सकते हैं कि जब आपने ये चिकन वगैरह इसमें तैयार कर लिया तो जो इसका बाकी का ऑयल है वो इसमें डाल दिया, मज़ीद फ्लेवर आ जाएगा। बिल्कुल, और चीज़ें वेस्ट भी नहीं होती ना, साथ साथ यूज़ होती रहती हैं। तो मसाला जात तो मैं हमेशा कोशिश ये होती है कि जब हम एक दफ़ा एंड में चीज़ें डाल रहे हो तो मसाले भी साथ ही डाल दो ताकि वो आपका अच्छे से हो जाए। अब ये तो हमने कलर दे दिया, एक दफ़ा कलर दे दिया, उसके बाद हम इसको वोक में बिल्कुल रख के सेट करके और जो है हम इसको मतलब स्टीम में बनाएंगे, ऐसे कि हमने बहुत इसका जो फ्लेम है वो कम रखना है और उसी में जो है ये हमारी दम में पक जाएगा बिल्कुल, ताकि जूसी भी रहे। बिल्कुल। अच्छा, और जब एक दफ़ा प्याज ब्राउन हो जाएंगे फिर जी उसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, इसके साथ मैं फिर कुछ मसाले ऐड करूँगी। ठीक है। अच्छा, इसकी कोई वेरिएशन बन सकती है? जिस तरह लोग तो पेरी बाइट्स भी बनाते हैं, थिंग्स लाइक दैट, तो इसकी कोई वेरिएशन होएगी? वेरिएशन यही हो सकती है, अब जिस तरह मैंने चिकन जिस तरह इस्तेमाल किया है, मैंने बड़े पीसेस लिए हैं, आप छोटे पीसेस के साथ भी कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है कि आप सेम मेथड, हमने तो यहाँ देखना है कि हम टाइम के अंदर इसको कैसे गला सकते हैं और चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, सेम ग्रिल पैन के अंदर भी करके ऐड कर सकते हैं।
और साथ आप कोई सॉस भी इसके सर्व कर सकते हैं। जैसे हम वो सिंगापुरियन राइस बनाते हैं तो उसके साथ हम बीच में सॉस ऐड करते हैं, तो आप इन राइस के साथ वो सॉस ऐड करके वो फिर भी कैसे बनती है? वो उसमें जाएगी आपकी क्रीम हम ऐड करेंगे, मायोनीज़ होगी, उसके साथ आप चाहें तो ये पेरी पेरी सॉस जो है उसमें ऐड करके तो वो सॉस जो है वो बना सकते हैं। अच्छा जी, और आपको बताऊं जुगन, अब तो हम मायोनीज़ वो कच्चे अंडे के साथ तो बना ही नहीं रहे ना। हाँ। अब तो हम बना रहे हैं बॉयल्ड एग के साथ। हाँ बॉयल्ड एग लिया, उसमें थोड़ा सा वो डाला ऑयल और थोड़ा सा मिल्क ऐड करके ना उसको ब्लेंड कर लें। कोई ज़रूरत नहीं आपको कच्चे अंडे की और इतना इतना भर भर के उसमें ऑयल डालने की। तो ये बड़ी हिट रेसिपी है और मैं मतलब अपने घर में भी अब ऐसे तो ही बना क्या रही क्या हूँ। हम डाल रहे हैं? अंडा बॉयल, हाँ मतलब फुली बॉयल्ड एग, उसके अंदर जाएगा 1 टेबल स्पून आपने सिर्फ ऑयल का डालना है बस। ठीक है। थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे और आप उसको जो है ब्लेंड कर लें। अगर आपको लग रहा है कि वो ग्राइंड नहीं हो रहा तो मिल्क की आपने जो है वो क्वांटिटी बढ़ानी है, अदरवाइज़ और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अब ये देखिए, जी, ये देखिए, अब अगर इसको हम डायरेक्टली वोक में ऐड कर देते जुगन तो फिर इस पर ये कलर नहीं आना था, इसलिए हम इसको ये कलर दे के और फिर इसको हम गलने के लिए जो है वो रख देंगे। हाँ लेकिन मसाले उसके बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी, तो वही वाली चीज़ है ना कि वो बार बार ना नाक में मेरे मसाले घुस रहे हैं जिसकी वजह से मैं छींके मार रही हूँ। एक्सक्यूज़ मी। इसका एक बहुत बेहतरीन हाल ये है कि आप मास्क पहन के कर लें जी बिल्कुल। तो आपकी नाक में मसाले भी जाएंगे। ये अदरक लहसुन की पेस्ट आप डाल दें किसी प्लीज़। हाँ थैंक यू। ये लो। एक दफ़ा प्याज ब्राउन हो जाते हैं तो मामला बिल्कुल सेट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ प्याज की एक अंडरस्टैंड करने वाली है कि प्लीज़ व्यूअर्स, प्याज रेडीमेड मत लाया करें। वो रेडीमेड जो हैं वो बहुत ही अजीब उसका कुछ सीन होता है। रेडीमेड एक्चुअली वो प्याज तो होते ही नहीं है ना, वो कुछ और ही चीज़ होती है। अच्छा अब हमने इसमें क्या अब क्या? इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स सबसे डाल पहले जो है वो पहले हम स्पाइसेस ऐड कर लें, उसके बाद फिर ऐड करते हैं। ठीक है। सॉल्ट हमने ऐड किया, ये तकरीबन इसमें मैंने 1.5 टेबल स्पून ऐड किया। इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड करेंगे, लाइक ½ टी स्पून, और थोड़ा सा इसमें जो है वो मैं ज़ीरा ऐड करें फ्लेवर के लिए। इसके साथ ये ब्लैक पेपर पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून इसमें ऐड करें। और उसके बाद हम इसमें अब ये थोड़ी सी चिकन रेड वॉक चिली में पाउडर डाल दूँ? डालें। जी, अच्छा और उसको हम कवर करके रख देंगे, बिल्कुल बिल्कुल लो, जैसे दम वाला फ्लेम होता है वो। और ये जो हमने पेरी पेरी सॉस बनाई थी इस वॉक में ये भी डालेंगे हम। जी इसमें रख देंगे। अब इसमें क्या डालना है हमने? 3 टेबल स्पून इसमें ये मैंने पेपरिका इसमें कह रही हूँ चिकन में इसमें चिकन में हमने कुछ भी नहीं डालना है, इसको हम बस दम पे रख देंगे बस। विदाउट कुछ हाँ जी, डाले? कुछ भी नहीं, ये अपना ही अपने जूसेस के अंदर अपने पानी के अंदर ये कुक हो जाएगा। ठीक है बस आँच हम ग्रेट। इसकी और थोड़ी ये हो हल्की गया। कर अच्छा देंगे। अब ये हमने ये देखें जी, जो इसके मसाला मसूला ना वो आपने सारा इसके ऊपर से ऐसे करके आपने डाल दिया। अब वो आपको पेरी पेरी वाली राइस का जो एक मज़े का फ्लेवर है वो भी आ जाएगा। ये सही हो गया। जी, चिकन का भी इसमें फ्लेवर आ गया, कलर भी थोड़ा सा उसका आ गया। अब ये हमने वेजिटेबल्स इसमें डाल दी। अच्छा अब ये हमने बिल्कुल बराए नाम कर देनी जी, है। और कवर हाँ, कर देंगे हम इसको लेड के साथ। बिल्कुल ये लीजिए। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली वेजिटेबल्स को अब अपना सॉर्ट आउट कर रहे हैं। ये हमारी कैरेट आ गई और अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? इसको हम थोड़ा सा पानी ऐड करके बस इसको गला लेंगे ताकि गाजर जो है वो गल जाए। इसको कवर कर देंगे और जब ये गल जाएगी तो इसमें हम राइस ऐड करेंगे। राइस जब कुक हो जाएंगे हमारे तो इसको हम दम पे रख देंगे। मसाले मसूले सारा सब कुछ इसमें कुछ, डल चुका है। बिल्कुल। अब देखिए ना व्यूअर्स, बेसिकली ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक्चुअली हमारी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट रेडी होंगी। रेडी होंगे इंशाल्लाह। सो यही आपको दिखाना था कि एवरीथिंग कैन बी डन इंक्लूडिंग मेकिंग द सॉसेज ऑल्सो। आपके सामने ये भी सेट हो गया, वो भी हमने चिकन रख दिया पकने के लिए। अब ये गुड टू गो। सो ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आज हमें ऑफ कोर्स ज़ैनब गोंदल ज्वाइन करेंगी और उनसे जानेंगे कुछ ऐसे फलों के बारे में जो इस सीज़न में हमारे लिए बहुत यूज़फुल रहते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आई होप सब खैर खैरियत से होंगे। अलबत्ता
ज़ैनब गोंदल खैरियत से नहीं है। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट ने अपना पाँव तोड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा मैं पहले दिखा दूँ ना व्यूअर्स को, लोगों ने कहना है कि आज इतनी सिमट के और हिलजुल भी नहीं कर रही, तो ना सिर्फ पाँव टूटा है बट कास्ट भी लगी हुई है पाँव पे। पहले ये दास्तान बताएं। आप तो बड़ा कहती हैं कि हेल्दी ज़िंदगी गुजारेंगे तो गिट्टे गोडे नहीं टूटेंगे, तो सेहतमंद खाएंगे, तो आपने तो खुद अपना पाँव तोड़ लिया। अच्छा, पहले ये दास्तान बताओ, क्योंकि लास्ट वीक भी सब पूछ रहे थे ज़ैनब नहीं आई प्रोग्राम पे, क्या हुआ? इसकी रीज़न जो है वो बेसिक यही है कि ऑफ कोर्स अच्छी डाइट और वो सब कुछ भी मैटर करता है, और उसमें आपने क्या खाना है क्या नहीं खाना वो चीज़ें भी मैं डिस्कस करती हूँ। लेकिन मेरे साथ हुआ ये कि मैं स्टेयर्स से उतर रही थी तो मेरा पाँव ट्विस्ट हुआ, और ट्विस्ट होने के साथ वहाँ पे एक छोटा सा, जैसे हम कहते हैं कि लोहे का जाला था जो बना हुआ था प्रॉपर, तो मेरा पाँव उसके अंदर फिर उसके बाद ट्विस्ट हुआ, और फिर मैं उस पर खुद भी गिर गई, और ख़ुद गिरने के बाद मेरे से उससे उठा ही नहीं गया। इस तरह से वो कुछ सिचुएशन बन गई एंड आई रियलाइज्ड कि ये सिचुएशन है। लेकिन जो गलती मैंने की, मैं ये चाहती हूँ कि और वो कोई ना करे। मेरे साथ बहन थी, मैंने उसका सहारा लिया, मैं उठ गई, मैं उसी टाइम हॉस्पिटल चली गई। लेकिन द डॉक्टर उस टाइम पे जो इमरजेंसी में था, क्योंकि रात का टाइम था, तकरीबन 11:30 बजे हुए थे उस टाइम पे, तो कोई ऐसे उस तरह से प्रोफेशनल डॉक्टर जो होता है वो अवेलेबल नहीं होता उस टाइम पे। बस मेरा कसूर ये है कि मेरे पास जब बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो मेरे कॉन्टैक्ट्स में हैं, तो मुझे उनसे ही बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन आई प्रेफर्ड कि यार रात के 12 बजे अब मैं क्या किसी को डिस्टर्ब करूं। मैं इमरजेंसी में गई, आई आस्क्ड हिम कि मुझे एक्सरे करवाना है, एंड ही वाज लाइक कि उसने मेरा पाँव आगे से चेक किया, एडी से चेक किया, एंड ही वाज लाइक यू आर परफेक्टली ऑल राइट, ये सिर्फ जो है ना वो स्वेलिंग है और आपको स्प्रेन हुआ है, यू आर ऑल राइट, आपको हम मेडिसिन वगैरह देते हैं, आप जाओ एंड यू विल बी फाइन। अब मैं आ गई घर वापस, लेकिन व्हेन उसने मुझे, अच्छा RICE का जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं विच इज़ रेस्ट, आइसिंग, और उसके बाद कंप्रेशन एंड देन एलिवेशन। अब वो सब कुछ तो मैं कर रही थी, लेकिन स्टिल मेरा पाँव जो था वो, जब मैं सुबह उठी हूँ, वो नीला पीला और वो कुछ और ही हो के वो लिटरली सूज के यहाँ पे आ चुका था। अब उस दिन मेरे घर वाले मुझे कहेंगे अब चलो आज एक्सरे करा लो। उस दिन मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। मेरी ये सिचुएशन थी कि मैं उठ के वॉशरूम बहुत मुश्किल से जा रही थी। तो आई रिमेंबर आपने जब तस्वीर भी भेजी थी तो हम यही कह रहे थे कि ये वो नहीं लग रहा कि जैसे स्प्रेन हुआ है या मसल को कुछ हुआ। आपने तो मुझे उस टाइम बड़ा डांटा भी कि तुमने एक्सरे क्यों नहीं कराया। मेरे बट वही वाली बात है ना ज़ैनब, अल्टीमेटली रात के 12 बजे ये वो, अब देखिए इमरजेंसी में हमेशा हमें ये याद रहना चाहिए कि बंदा इमरजेंसी में जाता है उस वक्त मसले को चेक कराने के लिए कि खुदा ना खास्ता कोई जानलेवा या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है, और चीज़ को मैनेज करने के लिए प्रॉपर जो डॉक्टर होते हैं उसके बाद फॉलो अप ज़रूरी होता है। बिल्कुल। मैं 2 दिन बाद जब दोबारा गई टू द डॉक्टर एंड ही वाज लाइक तुम मुझे उसी टाइम बुलाती, मैं तुम्हारे घर आ जाता है ना। ये तो मैंने और अब तो बाय द वे ऐसी सर्विसेज भी अवेलेबल है कि घर आके आपका एक्सरे भी कर लिया जाता है। सो व्यूअर्स, ये भी आपकी नॉलेज में लाना चाहूँगी कि अगर आप अफोर्ड करते हैं और खुदा न खास्ता किसी पेशेंट को आप नहीं लेके जा सकते हैं, तो अब बहुत सी ऑनलाइन ऐसी सर्विसेज अब बन गई हैं जहाँ पे आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आपके पास घर आके पोर्टेबल मशीन वो कर लेते हैं। मुझे याद है हमारे फैमिली में 1-2 लोग बुजुर्ग ऐसे जिनको नहीं लेके जा सकते थे, वो मूवेबल ही नहीं थे, तो उनको भी इस तरह घर पे बुला के उनका एक्सरे किया था। मेरा एक दफ़ा एक्सरे इसी तरह कराची में, कराची के इस्लामाबाद में हुआ था जब मेरी कमर टूट गई थी, तो मेरा बैक पे का घर पे ही करना पड़ा था एक्सरे, क्योंकि मुझसे चला नहीं जा रहा था। उसके बाद फिर पता चला कि MRI और CT स्कैन की ज़रूरत है। सो बात पॉइंट आज ये डिस्कस करने का ये था कि व्यूअर्स देखे, तकलीफ से कोई भी गुजर, खुद डॉक्टर भी तकलीफ से गुजरते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से मुस्तनिद डॉक्टर से रुजू करना, अपनी प्रॉपर तशखीस करना और टाइमली उस चीज़ का करना। अब अगर ज़ैनब इसको इग्नोर रखती तो मसला बहुत ख़राब हो सकता था, क्योंकि हड्डी टूटी हुई थी, उन्होंने कास्ट में डाला और इंशाल्लाह भी हफ्ते 10 दिन में इंशाल्लाह खुल जाएगी, राइट, इंशाल्लाह। अगर मैं इसको नहीं ट्रीट करती, इस पे कास्ट वगैरह नहीं लगती, तो इसका होता ये कि हड्डी तो मेरी जुड़ जाती, लेकिन वो किस तरफ को जुड़ती, किस तरह से जुड़ती, गलत जुड़ती, और फिर ये लाइफ टाइम टिल डेथ ये दर्द मेरे साथ। अब मेरी कमर की हड्डी राइट साइड से गलत जुड़ी है, उसकी वजह से जब सर्टन एंगल्स पे अगर मैं एक्सरसाइज करने की कोशिश करूँ या किसी एक एंगल पे बैठी रहूँ ज़्यादा देर के लिए, तो तकलीफ शुरू हो जाती है। अब ये सारी जिंदगी का रोग है, क्योंकि हड्डी एंज जुड़ गई है, उसको ऐसे जुड़ना था, तो ये एहतियात जरूरी है। आज शो पे आने के लिए मुझे बड़े लोगों ने कहा तुम क्यों आ रही हो, तुम क्यों जा रही हो, दोनों साइड से ये बात थी, तुम्हारी हालत है। एंड आई टोल्ड देम कि यार
खरबूजा जैसे खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है ना, तो मैं अपनी बहन जो है उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। हमारी कमर टूटी, हमारा पाँव टूटा, हाथ टूटा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही होती हैं जो ऑन एयर नहीं बता रहे होते। बहुत सारी सर्जरीज ऐसी थी आपकी, उसके बावजूद शो चल रहा था और डेली चल रहा था। तो मैंने सोचा यार मैं वीक में एक दिन एक सेगमेंट नहीं पता है, करने मैं जा एक सच्ची सकती। बात बताऊं जैनू, मेरी एक और बात है, मैं हूँ वर्कहॉलिक। यस, मैं अगर नौकरी पे नहीं आती ना, काम पे नहीं आती, तो मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। आपकी भी यही प्रॉब्लम है। तो बात ये है कि जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन होता है ना, जो हम शौक, जो हमारा शौक है, जिसे हम एंजॉय करते हैं, जिसको आप हॉबी भी, वो सारी चीज़ें, तो व्यूअर्स जब आपका पैशन, आपका प्रोफेशन होता है ना, तो घर बैठा भी नहीं जाता, इंसान का जी जाता है। तैयबा जी भी आई थिंक कुछ कहना चाह रही हैं। जी जान। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रही थी कि बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं कि जब आपको काम करने की आदत हो जाती है ना जुगन, तो फिर आपसे बैठा नहीं जाता, आराम से नहीं बैठा जाता। मतलब घर में आप सोचो और वही आप जो और है। मैं बिल्कुल भी तैयबा जी डिस्करेज नहीं करती। अगर कोई इंसान काम करना चाहता है, देखिए अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी हो जो आपसे दूसरों को लग जाए, फिर आपने बिल्कुल नहीं जाना। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि अगर आप आराम नहीं करेंगे, बिस्तरे में नहीं पड़े रहेंगे, तो वो बीमारी बिगड़ जाएगी, 100% आप ना निकलें। लेकिन पैर टूटना एक ऐसी चीज़ है कि कास्ट लग के आप मूव कर सकते हैं। बात यह है कि आप घर पे बैठ के छतों को जो देख रहे हैं, सारा दिन दीवारों को घूर रहे हैं, बंदा डिप्रेशन में चला जाता है। कितने दोस्त विजिट कर लेंगे, कौन आ जाएगा, क्या कर लेगा। अब पिछले दिनों कौन को आया होगा, मैं भी क्वेटा गई हुई थी, मेरा भी आपको पता है कि मेरी वहाँ पे 14 अगस्त 13 अगस्त के इवेंट्स थे, सारे इधर उधर मसरूफ थे, और पिछला हफ्ता तो वैसे ही इतनी मसरूफियत का सबका गुजरा। और कितने लोग मिल लेंगे आके तैयबा जी। सो बात ये कि ये भी एक ज्यादती होती है। अब अक्सर आप बाहर के मुल्क में देखें, कैंसर पेशेंट्स अपनी कीमोथेरेपी भी करा रहे होते हैं, जॉब पे भी जा रहे होते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि काम वाले कहते हैं आओ, इसलिए जा रहे होते हैं क्योंकि वो कहते हैं घर पे बैठ बैठ के हम पागल हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। और आपको जो कि कहा जाता है कि खाली जहन जो होता है वो शैतान की आमाजगाह होती है, तो आपको बैड थॉट्स आती हैं, आप फजूल की सोचें, जान जो चीजें आपको अच्छी लग रही होती है अपने घरों की, अपनी फैमिलीज की, वही चीजें आपको चुभनी शुरू हो जाती हैं। सो द पॉइंट इज, आज हमने बात तो करनी है कुछ फलों के ऊपर, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज यहाँ पे देना ज़रूरी है कि व्यूअर्स, हमारे यहाँ बुजुर्गों के साथ ना एक हम बहुत बड़ी ज्यादती करते हैं, और वो ये है कि हम उनको बिस्तरों में डाल देते हैं, बिस्तरों में उनको ज़बरदस्ती पढ़ा देते हैं। अब क्या मतलब है मेरा इससे, जैसे कि पेरेंट्स, अम्मी की एज हुई 55-60, हमने सोचा कि यार इन्होंने इतनी मेहनत की है सारी ज़िंदगी, अब ये रेस्ट करें। वो रेस्ट एक्चुअली उनके लिए बहुत डेंजरस होता है। आप क्या करते हैं, कहते हैं अब आप खाना नहीं बनाएंगे, अब आप बेड में ही लेटे, अपने घर का भी कोई काम नहीं करेंगे, आप लेट ही रहें। बंदा बिस्तरे में लेटा रहता है, इंसान में लेजीनेस आ जाती है, दिमाग में 100 वसवसे आने शुरू हो जाते हैं, जिस्म के जो आपके मसल्स हैं वो बिल्कुल ढीले हो जाते हैं। मैं एक ऐसा केस जानती हूँ व्यूअर्स के, एक खातून, क्योंकि वो लिटरली सिर्फ बेड से उठती थी वॉशरूम जाने के लिए, यंग, इतनी उनकी एज नहीं है, 70 है उनकी एज, वॉशरूम जाना, वॉशरूम से आना, बस उठ के बैठ के खाना खा लिया वरना सारा टाइम बेड के अंदर। क्या हुआ, उनके मसल्स इतने कमज़ोर हो गए कि उनके लिए अब खुद वॉक करना मुश्किल हो गए। 70 साल की उम्र पे वो वॉकर यूज़ कर रही हैं। 70 साल कोई उम्र होती है व्यूअर्स। सो बिस्तरों में ज़बरदस्ती अपने बुज़ुर्गों को मत डालें। अगर वो एक्टिव होना चाहते हैं तो उनको एक्टिव करें। हाँ, अम्मी घर के खाने ना पकाएं, आए अम्मी साथ बैठे, मैं खाना बना रही हूँ, ज़रा मुझे गाइड करें कैसे बनाने, चलिए अम्मी वॉक पे चलते हैं। बिस्तरों में डालना ज़्यादती है बुज़ुर्गों के साथ। और यहाँ पे अब हम जल्दी से आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, क्योंकि ब्रेक के बाद हम डिटेल में बात करेंगे। आखिरी बताऊंगी जो मेरे लिए बहुत न्यू थी। मुझे मेरे डॉक्टर ने ये कहा कि तुमने पेन किलर्स नहीं खानी। एंड आई वाज लाइक, आर यू क्रेजी, पेन किलर नहीं खानी? उसने मुझे ये बताया अगर तुम पेन किलर खाती रहोगी तो तुम्हारी जो हड्डी है वो जुड़ेगी नहीं। दूसरी बात, जो पेन किलर आप खाएंगी वो आपके गुर्दों और जिगर में से गुजरेगा। एग्जैक्टली। और ये सारी चीजें हमारे जिस्म को मुतासिर करती हैं। अब जितना बर्दाश्त कर सकते हैं करें। और सबसे बड़ी बात ये, टूटी हड्डियों के साथ भी अब डॉक्टर कहते हैं आप एक्टिव रहें। हमने स्टेबलाइज कर दिया ना, अब आप एक्टिव रहें। तो मैंने उसको ये पूछा, मैंने कहा कि मैं तो नहीं रह सकती ऐसे घर पे, क्योंकि एक वीक मैंने रह के देखा है, मैं डिप्रेशन में पागल हो रही हूँ, मैं क्या करूँ? उसने मुझे आके कहा तो तुम चलो फिरो। अगर तुम नहीं चलो फिरोगी, ये तुम्हारा फॉर 4 वीक्स है, लाइक अ मंथ है, तो 1 महीने के बाद तुम उठोगे, तुमसे उठा नहीं जाएगा। तुम्हारे मसल्स इस एज में, अगर मेरे मसल्स वीक हो जाएंगे, मैं नहीं चल सकूंगी। और बेटा आई एम सॉरी, आप जिम भी जा सकती हैं। आपके वेस्ट से ऊपर का पूरी बॉडी जो आप वर्कआउट कर सकती हैं। आप 3 दफा हफ्ते में जाएं जिम, नहीं जा सकती तो घर में ही अपर बॉडी की एक्सरसाइज करो। क्योंकि बात यह है कि बाकी जिस्म तो आपका मजबूत रहे ना। ट्रू। सो व्यूअर्स, ये मेन जो बात करने का रीज़न ये था, एक तो देखें अगर कोई बीमारी, कोई तकलीफ आती है, हिम्मत करें,
अगर आपको डॉक्टर ने नहीं कहा कि बिस्तरे में पड़े रहें तो ना रहें पड़े रहें, फिर उठें, मूवमेंट अपनी रखें। कोई भी बीमारी है अगर वो किसी को लगने वाली नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा एक्टिव रह सकते हैं तो प्लीज़ व्यूअर्स ज़रूर रहें। ज़ैनब आपके सामने एक जीता जाता एग्जाम्पल है, मैं हूँ, तैयबा आपके सामने एग्जाम्पल है, सुख हो, दुख हो, गम हो, व्हाटएवर है, हम अपनी ज़िंदगी की रूटीन को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि व्यूअर्स डिप्रेशन में बंदा चला जाता है और इंसान जो काम कर भी सकता है वो भी फिर नहीं कर पाता। ट्रू। सो आपने और इस नोट पे ब्रेक की तरफ जाएंगे, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मिठे की बात करेंगे और ग्रेप्स की। पता नहीं वैसे मिठे को मिठा क्यों कहते हैं, जैसे उसे काट दो मिठा तो मिठा नहीं रहता, कौड़ा हो जाता है, कौड़ा हो जाता है, खट्टा भी नहीं होता, कौड़ा हो जाता है। तो ये क्या दास्तान है इसकी ये भी हम जानेंगे। बट मेन चीज़ ये है कि रिटायरमेंट के बाद क्यों हम अक्सर लोगों की हेल्थ को डाउन होते हुए देखते हैं, क्योंकि उनकी रूटीन ख़त्म हो जाती है, उनका जीने का मकसद ख़त्म हो जाता है, उनको समझ नहीं आती कि वो अपने वक्त के साथ क्या करें। सो एक तो रिटायरमेंट से पहले प्लानिंग करनी चाहिए कि क्या चीज़ें हम करेंगे इसके बाद, कोई काम, कोई बिजनेस, कोई चीज़, कोई वैसी चीज़ या अपनी कोई ऐसी एक्टिविटी। अब कुछ लोग हैं जो रेगुलरली गोल्फ खेलते हैं जाके और उसके अलावा गार्डनिंग करते हैं। एक्टिविटीज़ रखें, माइंड को एक्टिव करें, जिस्म को एक्टिव करें, ताकि आप बाकी ज़िंदगी भी एक भरपूर और सेहतमंद अंदाज में जी सकें। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ऐसे सच बताऊं व्यूअर्स, घर कैसे रहें हम, अभी ब्रेक से पहले ज़ैनब और मैं बात कर रहे थे आप लोगों के साथ कि घर बैठा नहीं जाता, बोर। उसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि आप बोर्डम के मारे पागल हो जाएं। ट्रू। मॉर्निंग शो पे आके ऑन एयर तो जो बातें होती है सो होती है, ब्रेक में जो हमारी फनकारियाँ चलती हैं, ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है। व्यूअर्स हम किसी को नहीं छोड़ते, हम किसी को तंग करना नहीं छोड़ते। आज सिर्फ इतना कहूँगी, हमारे फोटोग्राफर जैद हमारी लपेट में आए थे मजाक की, बट हमने अब उनको माफ़ कर दिया क्योंकि हम ऑनर आ गए। अभी मुझे इस तरह करके देख रहे हैं कि आप भी छोड़ देना। तो बात यह है कि देखिए व्यूअर्स, हम लोग तो कोशिश करते हैं कि एक फैमिली की तरह काम पे भी माहौल रखें और ऑनर भी आप हमारी फैमिली का हिस्सा हैं, हम लोग आपसे बातचीत करें। तो जैनू, आज मैं चाहूँगी थोड़ी सी फ्रूट्स पे बात करनी। बिल्कुल। और दो ऐसे फल, आजकल अंगूर बहुत नज़र आ रहे हैं, काले वाले भी, येलो वाले, वो जो येलोइश भी और वो ग्रीन वाले भी, हर कलर के अंगूर, इवन रेड वाले अवेलेबल हैं। सो रंग बिरंगे अंगूर मार्केट में आए हुए हैं। उसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो अब मार्केट में नज़र आ रही है वो है मिठे, वो जो ग्रीन रंग के, जिनको हम ग्रीन रंग के किन्नू कहते हैं। हाँ जी। बट पता नहीं उसको मिठे क्यों कहते हैं, वो इतना उसको काटने के 2 सेकंड के बाद कौड़ा हो जाता है, कड़वा हो जाता है। उसके कुछ रीजंस जो मुझे लगते हैं वो ये लगते हैं कि उसके जितने बेनिफिट्स हैं अगर हम उनको वैसे ही पड़ा रहने दें तो शायद वो ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए अल्लाह ताला ने उसमें कुछ ऐसी खसूसियात रखी हैं कि उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। आप उसको जल्दी से इस्तेमाल कर लें। सबसे पहले मीठे से बात शुरू करूं या ग्रेप से शुरू करूं, ये आपने मुझे बताया। मिठे की बात मीठे से करते हैं। मीठा नहीं होता, मिठा होता है। चलिए जी, जो आप कह रही हैं कॉपी पेस्ट कहो। मिठा। थैंक यू। आपने देखा होगा कि आजकल बरसात में बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार का शिकार हो रहे होते हैं। हालांकि ये मौसम नहीं होता इस चीज़ का, लेकिन वायरसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिसमें डायरिया होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो अजीब किस्म की जो है ना वो वायरसेस का शिकार हो रहे होते हैं, जिसमें आई इन्फेक्शंस जो हैं वो बड़े कॉमन हो जाते हैं। तो अगर आप मीठा ही कहने दें प्लीज़ मुझे, मेरी कॉन्वर्सेशन वो अड़ जाती है उसमें, फिर मीठे का इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये सारी बीमारियां जो हैं मिठे के इस्तेमाल से दूर रहती हैं। और जैसे गर्मी का बुखार, अच्छा, इसका नाम असल में अंग्रेजी में व्यूअर्स होता है स्वीट लाइम, मीठा लीमू, मीठा लीमू लगता भी वैसा ही है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा मीठा सा, स्वीट सा। अच्छा, इसके फ़ायदों में बुखार तो हमने डिस्कस कर लिया। जिन लोगों को गट का प्रॉब्लम रहता है, गैस का इशू रहता है, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन का इशू रहता है, उन सब के लिए ये फ्रूट जो है ये बड़ा ही अमेजिंगली काम कर रहा होता है। आपने सिंपल इसको इस्तेमाल करने का तरीका जो है, बहुत सारे लोग अच्छा इसका जूस भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो मेरी समझ से बाहर है कि वो जूस किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जूस उसका निकाल लें, अगेन 2 मिनट में इतना कड़वा हो जाता है कि आप उसको पी नहीं सकते। बिल्कुल। हालांकि मैं जूसेस के वैसे ही अगेंस्ट बात कर रही होती हूँ, तो इसमें तो अगेंस्ट बात करना इसलिए बात कर रही होती हूँ अगेंस्ट, क्योंकि फाइबर कंटेंट आपने सारा ज़ाया कर दिया। बचा क्या आपके पास? सिंपल
तो शुगर की जगह आप इतना महंगा जो फ्रूट खरीद के ला रहे हो उससे बेहतर है किचन में पड़ी हुई चीनी के 2 चम्मच लो, पानी में घोल के पी लो, वही तो आप उसमें पी रहे हो। तो फ्रूट्स को प्लीज़ फ्रूट्स की तरह ही खाया जाए। अब मीठे का सबसे एक जो ज़बरदस्त बेनिफिट है वो ये है कि ये आपकी जो आर्टरीज श्रिंक हो रही होती है ना विद द टाइम, हमारे फास्ट फूड्स, हमारी जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं जिसमें स्ट्रेस हो जाना बहुत कॉमन एक वो प्रॉब्लम हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है और हमारी हार्ट डिजीज़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। ये करता क्या है, आपकी जो आर्टरीज श्रिंक हो रही होती हैं उसके साइज़ को प्रॉपर इलोंगेट करता है ताकि वो थोड़ी खुली हो सके। उसके अलावा जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का इशू है, इसमें पोटेशियम कंटेंट बहुत अच्छा होता है, तो पोटेशियम और सोडियम का एक जो रेशो चल रही होती है, पोटेशियम ऊपर जाता है तो सोडियम ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। सोडियम नीचे आता है यानी आप दिल की बीमारियों से बच रहे हो, ब्लड प्रेशर से बच रहे हो। आपकी बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सिर्फ ब्लड प्रेशर से ही हो रही होती हैं, आप उनसे बच जाते हो। उसके अलावा इसका जो बेहतरीन एक बेनिफिट है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचा रहा है। कॉन्स्टिपेशन मदर ऑफ ऑल डिजीजेज है। बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं हम फ्रूट्स इसलिए नहीं खाते कि हमारा वज़न ना बढ़ जाए। ऑन कॉन्ट्रास्ट अगर हम देखें तो जो फ्रूट्स होते हैं वो उल्टा आपका वज़न कम कर रहे होते हैं। आपने फाइब्रस फ्रूट्स खाए हैं जिसका मकसद ये है कि फाइबर गया, आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हुई। कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने से आपका वेट ऑटोमेटिकली गिरना शुरू हो जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनमें और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कोई इशू नहीं होता, सिर्फ उनकी कॉन्स्टिपेशन और ब्लॉटिंग जो है जिसकी वजह से उनका स्टमक जो है वो बड़ा फूला हुआ नज़र आ रहा होता है, इस वजह से वो अपने आप को मोटा महसूस कर रहे होते हैं, उनकी आंखें स्वलन होती हैं। ब्लॉटिंग के साथ और चीज़ें बड़ी लिंक होनी शुरू हो जाती हैं। हम उनकी सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ब्लॉटिंग ट्रीट करते हैं, लिटरली उनका वेट गिरना शुरू हो जाता है। एक तो बल्कि मेरी क्लाइंट है वो यूएस में है, वो वहाँ पे किसी अपने उसको जीपी को कंसल्ट कर रही थी, वो उसको मेडिसिन दिए जा रहा था, वेट भी नहीं गिर रहा, प्रॉब्लम्स और सी और निकली जा रही हैं। हालांकि मैं बड़ी हैरान थी कि इतनी मेडिसिन तुम्हें नहीं देनी चाहिए थी उसको। हमने सिंपल उसकी कॉन्स्टिपेशन ट्रीट की, वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसका कोई प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से रहा ही नहीं। उसके अलावा मीठा जो है ना, आप इसको यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को इन्हांस करने में। कैसे? स्किन के लिए इसमें विटामिन सी सबसे पहले तो बड़ा अच्छा खाने के लिए, लगाने हाँ खाने में। अच्छा लगाने में इसका जो छिलका है ना, उसको आप उसकी जो ऊपर का एरिया है उसको थोड़ा कद्दूकश कर सकते हो। और उसके अलावा जिन लोगों की एल्बोज, नीज थोड़े डार्कर होते हैं, आप उसको स्क्वीज करने के बाद जो उसका बच जाता है आप उसको एज इट इज इस तरह से मल सकते हो। यानी कि आपने उसको कट किया बीच में से, या अगर बीच में से स्लाइस कर लिया और बीच में से आपने उसको निकाल के खा लिया तो उसका जो कप जैसा रह जाता है ना, स्लाइस करके 2 कप, तो एक से आपने एक कर लिया, एक से एक कर, वही आप अपने गोडों पे, नीज पे भी कर सकते हैं। आप विजिबल डिफरेंस देखोगे। जिन लोगों के लिप्स जो हैं उनके डार्कर कलर्स होते हैं, या लिपस्टिक लगा लगा के, स्मोक कर करके, वो लोग लिटरली अगर इसका डेली बेसिस पे जूस शुगर के अंदर मिक्स करके लगाना शुरू कर दें तो विद इन 2 वीक्स वो विजिबल डिफरेंस देखेंगे अपने लिप शेड में। यानी कि आपने चीनी ली, उसके अंदर हल्का सा उसका जूस किया और फिर चीनी के साथ ना ऐसे 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 करके थोड़ा ग्लिसरीन डाल लेंगे या उसके अंदर थोड़ा सा कोई ऑयल डाल लेंगे तो वो आपको ज़रा ईजियर दे देगा अब्जॉर्प्शन। अच्छा, अब आ जाते हैं ग्रेप्स की तरफ, अंगूर की तरफ। मेरा फेवरेट फ्रूट है, मुझे बहुत पसंद है। उसके कुछ और रीजंस हैं, वो ये है कि एंटी कैंसरस है। सबसे पहले तो जिस बंदे को अल्लाह ना करे कैंसर डायग्नोज हो चुका है स्टेज 1 और स्टेज 2 पे, अगर आप उस पेशेंट को अंगूर खिलाना शुरू कर देते हो वीक में 2 बार, तो आप देखोगे कि उसकी हालत जो है वो बहुत हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगी, ऑफ कोर्स विद द ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन। उसके अलावा जो लोग कैंसर से वैसे बचना चाहते हैं वो इसको डेली बेसिस पे जब आता है सीज़न में तो 2 से 3 आप खा लो, कोई मसला नहीं है। शुगर पेशेंट्स के लिए लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है कि जी शुगर में हम अंगूर कैसे खाएं, किस तरह से करें। मैंने कभी भी कोई भी फ्रूट कुछ भी मना कभी नहीं किया, इसलिए क्योंकि जिस चीज़ से आप मना करते हो उसकी क्रेविंग सबसे ज़्यादा होती है। आपको शुगर है, आप शुगर पेशेंट हो, तो आप डेली के 3 से 4 अंगूर खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर पूरे दिन की बात करें तो आप पूरे दिन में अगर आपकी शुगर मैनेज्ड है तो आप 10 से 12 अंगूर भी खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो उसको कम करना चाह रहा है, डाइटिंग में भी, इवन आप जिसको हम हेल्दी लाइफस्टाइल बोलते हैं उसमें आप अंगूर को ऐड ऑन करो। उसके अलावा अंगूर जो है इसके अंदर बहुत सारे विटामिन बी के जो है ना कंटेंट्स वो मौजूद होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स में जब हम बात करते हैं जी राइबोफ्लेविन्स हो, आपके जो है वो फॉलिक एसिड्स हों, आपकी जो है ये ओरल हेल्थ के लिए अंगूर जो है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आप अंगूर का लोग जूस जो है वो बना के पी रहे होते हैं, मैं हैरान रह जाती हूँ। अच्छा, लेकिन अंगूर का जूस आप बड़े इजीली बना सकते हैं। आपने बहुत से अंगूर डाले ब्लेंडर के अंदर और उनको ब्लेंड कर दिया, थोड़ी सी आपने उसमें बर्फ़ डाल दी, अंगूर का स्लश बन जाता है
और वो फिर भी ठीक है पीने का तरीका। चीनी उसमें कुछ मतलब ना नहीं डालें, डालने की कुछ जरूरत, अंगूर इतना मीठा है, आपने बेसिकली अंगूर को ब्लेंड करके पीना है अगर पीना है तो वो जूस काबिल कबूल है क्योंकि उसका फाइबर इंटैक्ट है। अच्छा, लोग छिलके उतार रहे होते हैं अंगूर में से, लोग अंगूर काट के उसके अंदर से छोटा सा उसका बीज निकाल लेते हैं, वो जो बड़े वाले अंगूर होते हैं, काले वाले और रेड वाले, पर्पल वाले। प्लीज ये ना करें, पूरा अंगूर आपके लिए बहुत अच्छा है, अल्लाह मियां ने मुकम्मल बनाया है उसको। अच्छा एक बात सुन ले, समेत छिलका उतारने से पहले ये बात सुन ले, अंगूर का जितना फायदा है वो उसके छिलके और उसकी बेस के दरमियान है। उतारना है छिलका उतार ले, फायदा कोई नहीं है ना। सो अल्टीमेटली व्यूअर्स हमारा पॉइंट ये है कि फल सब्जियों का इस्तेमाल करें ज्यादा से ज्यादा। बल्कि ब्रेक में चलेंगे, आपने हमारे साथ रहना, ओके अगर मूड है तो। मैं कहता ना जो आपने चल के जाना मिल के ही निकलेंगे फिर एक ही दफा स्टूडियो से। हम ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारी एक और प्यारी दोस्त, बहुत ही लाडली डॉक्टर अरीज हमें ज्वाइन करेंगी। एक्चुअली हमने बात करनी है हेयर फॉल पे और बालों के इश्यूज पे। ये जो है ना लड़की, ये बड़ी कॉन्शियस है अपने बालों के बारे में, तो मजीद बालों को, और पिछले दिनों कह भी रही थी कि यार हेयर फॉल बहुत ज्यादा हुआ है, खुराक भी सही ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, तो अब जिसका जो डिपार्टमेंट है हम उनसे पूछ लेते हैं। बिल्कुल, सर खाएंगे उनका, बहुत उनका सर खाएंगे, सर से रिलेटेड। तो व्यूअर्स, आप भी अगर हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर लॉस और उसके अलावा हेयर ग्रोथ के मसाइल में मुब्तला हैं और समझ नहीं आ रही कि ये क्या प्रॉब्लम है, इससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल तो हमारे साथ है। हमने कहा पैर टूटा हुआ क्या करेगी, कहीं जाके यहीं पे रह जाए। मैंने तो बल्कि कहा है कि यहीं पे हफ्ता 10 दिन रुक जाए, 2-4 प्रोग्राम निकाल लेंगे, क्या ख्याल है? डन, बेड यही लगा लेती हूँ। एक और बीमार ज़दा सहेली मेरी, हम तीनों ही ना माशाल्लाह माशाल्लाह जो हमारी हालतें रही हैं पिछले मेरे ख्याल से 2 हफ्ते 3 हफ्ते 1 महीना, आप पे 1 महीना बड़ा भारी रहा है, 3 हफ्ते मेरे पे बड़ी भारी रहे हैं। 3 हो गए हैं मेरे, आपके भी 3 हो गए माशाल्लाह। हैट्रिक, कांग्रेचुलेशंस। और मजाल है कि आपस में किसी की आपस में मुलाकात हुई हो। लेकिन डॉक्टर अरीज को ऑलमोस्ट अगर हम कहें कि अल्लाह ताला ने नई ज़िंदगी दी है, तो व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इस प्यारी सी जानू को अपनी दुआओं में इसलिए याद रखना है क्योंकि ये लड़की सबका ख्याल करती है, हम सबको भी इसका ख्याल करना चाहिए कम अज़ कम दुआ करके तो। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी बंदी है, नो डाउट। शी इज़ अ फेशियल एस्थेटिक, शी इज़ अ कंसल्टेंट फेशियल एस्थेटिशियन, प्लस शी इज़ अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड शी इज़ एन एक्सपर्ट इन एनीथिंग ब्यूटी। लेकिन जो ब्यूटी ये बाहर ठीक करती हैं उससे 1000 गुना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये खुद अंदर है। तो अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू सो मच। तो सबसे रिक्वेस्ट है इनको दुआ में याद रखना है। अच्छा, एक और बड़ी कमज़ोर पर्सनालिटी हमारे साथ आ जाइए, उनको असल में कमज़ोरी बहुत हो रही है, इनको हो गया लो ब्लड प्रेशर। हमारे साथ है हमारे छोटे भाई कासिम। अच्छा, कासिम बड़े क्यूट है, इनका इतना सा खून लिया गया क्योंकि ऑनर आपको पता है कि हम ब्लड नहीं ड्रॉ करते क्योंकि हमने इनकी हेयर फॉल से रिलेटेड एक ट्रीटमेंट करनी थी। तो इतने से खून पे कासिम को हो गई है कमज़ोरी और लो ब्लड प्रेशर। राइट कासिम बेटा? शुगर लेवल भी लो है, शुगर लेवल हो गया ना लो, कमजोरी हो रही है। बिल्कुल ठीक है, पेरी पेरी चिकन खिलाएंगे, मिर्चों से आपके सारे तबक बेटा रोशन हो जाएंगे। ठीक है मेरा बेटा, मैं सदके जा, हो सकता था कि हम इसको ना तंग करें। देन हमारे साथ है जेनिफर जो असिस्ट कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटी। तो बच्चा पार्टी हमने एक तरफ बिठा दी है, हर बंदे के अपने मसाइल हैं, हम अपने मसाइल लेके आपके सामने पेश हो गए हैं। तो अब डॉक्टर अरीज जुल्फ़िकार बुखारी, मुझे ये बताइए। 1 सेकेंड प्लीज़, पहले मैं पूछूंगी, आए फिर आप पूछिए। बच्चों को नहीं बिठाना चाहिए, बच्चे बोलने नहीं देते है ना, निकाल देना चाहिए, लेकिन पहले मैं पूछूंगी। डॉक्टर साहिबा, मेरा जो मसला है वो ये है, मैं विटामिन डी भी खा रही हूँ, मैं जिंक भी ले रही हूँ, बायोटिन भी ले रही है। मैं बायोटिन भी ले रही हूँ, बायोटिन तो मैंने इसकी खुद शुरू कराई थी। मैं कैल्शियम भी ले रही हूँ, कि कहीं से किसी की एब्जॉर्प्शन का वो मसला भी नहीं है क्योंकि मुझे ड्रग इंटरेक्शन का पता है, तो आयरन भी ले रही हूँ। बाल मेरे फिर भी ऐसे करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो वाकई आ जाएंगे, बाल ऐसे गुच्छों में उतर रहे हैं, क्या मसला? और बाय द वे कंटिन्यूअस रीच पिछले कोई 1 महीने 1.5 महीने 6 हफ्ते से बंदा जब नहाता है इतने इतने बाल हाथ में आ जाते हैं। तो अगर इतने इतने आ रहे हैं तो उग की स्पीड पे रहे हैं तो हम गंजे हो जाएंगे क्या? अच्छा, अभी बेसिकली हमने बात की कि आप भी एक फेज से गुजरी हैं, ये भी एक फेज से गुजर रही हैं। तो सबसे जो एक मेजर वजह होती है ना, वो स्ट्रेस है। यार एंटीबायोटिक ले लेके मत मर बच गई। स्ट्रेस इंड्यूस्ड। देखिए, अब जो स्ट्रेस की वजह से हो गया बच्चा, उसमें मसला क्या होता है कि आपके हेयर फॉल तब शुरू होता है जब आपकी स्ट्रेस ख़त्म होना शुरू होती है, उस फेज से आप बाहर आ रहे होते हैं।
फिर आपको एक स्ट्रेस दोबारा होनी है अपने बाल देख के जो आपके बह बह के जा रहे हैं, तो वो ये अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस के साथ रिलेटेड है। अगर आपके लेवल्स विटामिन डी जिस तरह एक बहुत मेजर कॉज है एशियंस में ख़ास तौर पे। अच्छा, और मज़े की बात ये है कि अगर आप एशियन मेन में करवाएंगे ना लेवल्स चेक, तो विटामिन डी के लेवल्स बंदों में ज़्यादा कम आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो बेसिकली ब्राउन स्किन होते हैं जो जिनमें मेलानिन की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही होती है, तो उसमें विटामिन डी की एब्जॉर्प्शन ज़रा कम हो रही है। नहीं, मैंने उस दिन हमजा का चेक कराया, माशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट, विटामिन डी एक्सट्रीमली डेंजरसली लो। यही मैं आपको बता रही हूँ कि मर्दों में या लड़कों में विटामिन डी एशियंस में ख़ास तौर पे आपको कम मिलेगा, और ये एक बहुत बड़ी वजह है हेयर फॉल की। और गिट्टे गोडों में दर्द भी उसकी वजह से होती है। डेफिनेटली बच्चे आपको देखें ना, छोटे छोटे बच्चे आके कहेंगे हमारी टांगों में दर्द हो लेकिन रही है। जान देखो ना, अब जैसे कासिम है, कासिम इज अ यंग मैन, कासिम की एज क्या होगी अब? बेटे कितने सालों के हो? 23। अब 23 साल की उम्र पे आप कोई एक्सट्रीम ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते, डेफिनेटली, क्योंकि देखें मतलब मुझे आज जो अंडरस्टैंड करना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कौन सी ट्रीटमेंट किस एज ग्रुप के लिए है और किस मसले के लिए है। हाँ। क्योंकि कहीं एक्सोसोम्स की बात हो रही है, कहीं पीआरपी की बात हो रही है, कहीं पे स्टेम सेल की बात हो रही है, कोई मोनो थ्रेड्स डाल रहा है बालों के अंदर। प्लीज़ बता दो कि बालों से रिलेटेड क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। हाँ। और कौन सी किसको अप्लाई करती है। हर बंदा हर चीज जाके करा रहा है। अच्छा, ये अवेलेबल वाली तो बात आपने बता दी। 18 साल की बच्ची एक्सोसोम ट्रीटमेंट करा रही है मुंह पे बालों पे। पहली बात ये है कि सबसे मेरे पास अक्सर लोग आएंगे और आके वही कहेंगे जी हमने 2 पीआरपी के सेशन ले लिए, हमने एक्सोसोम करा लिया, और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपका सीबीसी हुआ, आपका विटामिन डी चेक हुआ, आपके आयरन लेवल चेक हुए, नहीं जी कुछ भी नहीं हुआ। तो आपने क्यों पीआरपी कर दी एक बंदी की या एक बच्ची की उठा के? आपको कॉज नहीं पता, ठीक है, अगले बंदे ने डायग्नोज नहीं आपको करके दिया कि आपकी वजह क्या है, वो आपको ट्रीटमेंट कैसे दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके अंदर फेरेटिन की कमी हो, आयरन के जो अब्जॉर्ब कराता है, आयरन या फेरेटिन की आपके अंदर कमी हो जाए, तो अब उसकी वजह से बाल बहुत गिरते हैं। आप जितनी मर्जी ट्रीटमेंट करा लें, अंदर से प्रॉब्लम है, बाहर से नहीं है। आप पीआरपी करवा लें, एक्सोसोम करवा लें, थ्रेड्स करवा लें, ट्रांसप्लांट करवा लें। अच्छा, डेंड्रफ आपको अगर है, डेंड्रफ में हम ट्रांसप्लांट भी नहीं करते क्योंकि वो भी नहीं टिकेगा। और अक्सर लोग डेंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होता है, और उसी उधर ही फिर वो ट्रांसप्लांट करा देते हैं, और वो फिर कहेंगे ट्रांसप्लांट फेलियर है। अच्छा, वो क्यों फेलियर है? क्योंकि डेंड्रफ है। डेंड्रफ में आपका ये बेसिकली कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है कि आपने ट्रांसप्लांट नहीं करना, ठीक है। आपकी कॉज नहीं पता, आप ट्रीटमेंट की तरफ कभी नहीं चाहेंगे। जब भी आपका डॉक्टर आपको कहे कि अच्छा पीआरपी करवा लें, तो ये मेक श्योर करें कि आपके सीबीसी के लेवल करवाए गए हैं या नहीं करवाए गए। आपका अगर फ़र्ज़ करें आयरन लेवल नहीं अच्छे हैं, तो आपके प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, इट विल नॉट वर्क फॉर यू। हाँ, आप पैसे देकर आ जाएंगे, बाद में 4 गालियाँ डॉक्टर को देकर आ जाएंगे, और बस ये होगा। उसके बाद आप अगले के पास चले जाएंगे, फिर उसकी पेट आप भरेंगे। अब इसमें क्योंकि ये यंग है, यंग बंदे का प्लाज्मा काम करता है, और क्योंकि इसके हमने सीबीसी के लेवल्स भी चेक करवाए हुए हैं, तो वो हमें पता है कि इसके लेवल्स बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन यंग बंदे में काम, मुझे ये पता है कि इसको डेंड्रफ नहीं है, इसके लिए पीआरपी काम करेगी, ठीक है। लेकिन आपके एक्सोसोम, और पीआरपी हम आपको ऑनर अभी करके भी दिखाएंगे। बाय द वे पीआरपी का एक्सोसोम का सबका प्रोसीजर एक ही है ऑलमोस्ट, हाँ, उसी तरीके से लगता है। सिर्फ आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये कोई बहुत पेनफुल या कोई तकलीफ दे या प्रॉब्लमेटिक प्रोसीजर नहीं है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। वैसे तो आपने ये काफ़ी देर पहले ही तैयार कर लिया था। बिल्कुल, आपने तैयार किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। हमारी इंस्ट्रक्शंस में जी व्यूअर्स, पेरी पेरी चिकन बिल्कुल तैयार है, जिसको हम राइस के साथ सर्व कर रहे हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब ये देखिए, ये तैयार है। अब अगर आपको ये ज़रा ड्राई लग रहा है, तो जैसे कि आपने बताया था कि मेयो और क्रीम और चिली गार्लिक सॉस और थोड़ा सा स्पाइसी सॉस मिक्स करके आपने एक जिस तरह सिंगापुरियन राइस का सॉस है वो भी तैयार करके साइड पे सर्व कर दें। जिसने एज इट इज़ खाना है, अब जो डाइटिंग कर रहा है वो सिर्फ ये पीस विद वेजिटेबल्स खा ले, स्टीम वेजिटेबल के साथ। जिसकी डाइटिंग नहीं चल रही, जो इस तरह करके खाना चाह रहा है वो खा ले, जिसने सॉस के साथ खाना है बिल्कुल। और जुगन हम इसके साथ हंकर्ड और सालसा भी सर्व कर सकते हैं। Amazing. It looks beautiful and it's definitely going to taste yummy as well. अच्छा, हम आ गए हैं रीजा आपके पास, तो आप तो बच्चे के साथ में पता नहीं क्या खोब रही हैं। अभी तो एलए लगा रही हूँ क्योंकि उसके था कि मुझे बिल्कुल दर्द ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है इसके एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा होगा कि इसको दर्द नहीं हो रही। अब अगर इतनी सी भी सुई से किसी को दर्द हो तो उसको कुछ नहीं कराना चाहिए, तो फिर उसको हौसला करना चाहिए। उसको हौसला करना चाहिए। ये कुछ कह रही थी लड़की अभी ब्रेक में जाने से पहले,
मैं ये बता रही थी कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे ही तब भी गिरना शुरू हो गए, तो मैंने आपको बताया कि जुगन अभी उतने बाल उग नहीं रहे जितने गिर रहे नहीं, हैं। पर तुम्हें तो पीआरपी से इतनी इशू है, ये देख लो ऑन एयर तुम्हारे सामने हो रहा है। आई मीन माय अच्छा, पॉइंट इज, अच्छा told me प्रॉब्लम कि ये ना PRP लोगों को ये कराओ। लगता है कि ये एक इन्वेसिव चीज है, जैसे कि क्योंकि हमने एक तो हॉरर स्टोरीज भी बहुत सुनी हुई है ना, नहीं, दूसरा ये है कि फलां के देखिए, मुंह पे ये मैंने चीज, हॉरर उसका मुंह स्टोरी टेढ़ा देखी हुई है। एक्सपीरियंस भी की हुई है ना, देखी है लोगों में, क्लिनिक्स में जब आते हैं लोग और उनको मैं देख रही थी तो वहाँ अच्छा पे अब आके आप ये बड़ा देखें, यूजुअली मेल जो होता है ना उसकी पेन वो बर्दाश्त नहीं इतनी कर पा रहा होता। ठीक, ये ठीक होगा, ये इसको कुछ नहीं होगा। इसका सिर्फ देखें जो आपने गौर करने वाली चीज़ है ना, अच्छा वो अगर चीज़ हो जाए ना तो फिर उसका कुछ नहीं किया जा सकता। बेसिकली इसने वो करवाई है डर्मा प्लानिंग क्या कल करवाई आने है? से पहले, और आईब्रोज में फर्क जो आ गया, आईब्रोज का गलत निकला हुआ बाल एक कभी सेकंड वापस छोड़ो नहीं ना, आ तुम बेटे सकता। देखने दो ना, ठीक तो सब कुछ हो सकता है। या अल्लाह, ए उत्ते गए थे नीचे गए, सही कह रही हूँ ना? सीधा नहीं बेटा, एक सेकंड, ये फर्क साफ नो समझ नो लो। दिस इज अ गुड थिंग, आई टेल यू व्हाई, बिकॉज इट गिव्स अ पॉजिटिव मैसेज। देखो बात पता है क्या होती है, लोगों के साथ ये चीजें हो जाती हैं, ये कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, बट बात ये है कि ये फिक्सिबल भी है, ये नहीं, ठीक अच्छा भी वैसे है। मैं एक बात बताऊँ, दो चीज़ें ठीक नहीं होती, एक आईब्रो से निकला हुआ गलत बाल और दूसरा जो आपने संभाल के रखी हुई चीज़ है ना, ये दो चीज़ें आपको कभी वापस नहीं मिलती। अच्छा बट हम इसको थ्रेड से सही कर सकते हैं ना? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकती ठीक, ये हो सकता है काजिम, मैं भी कह रही है तो तंग कर रही हैं। एक तो अल्लाह की कसम भाभी हो तो ऐसी हो दुश्मन, नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकती। खुद ही कहती है कि ये मेरा, अच्छा बाय द वे कासिम इनके देवर हैं और इन्होंने मेरा बेटा है। लिटरली अपने बेटों की तरह इनको पाला है और लिटरली हमेशा कहती है कि मेरा पहला बच्चा ये है। तो अगर ये अपनी फनकारियाँ दिखा रहे हैं तो अंडरस्टैंड करें कि लिटरली घर की बात है। नहीं, ये मैंने नहीं किया, इन्होंने ही किया है। कसम, और रीच, क्या अल्लाह की करती हो? कसम, अल्लाह की कसम, मैं अभी अभी मरती बची, मैं कसम से नहीं, मैंने नहीं किया, मुझे नहीं पता किसने इसकी किया। बिल्कुल हमजा वाली हरकतें हैं। आप लोग समझ गए ना मैं क्या कह रही हूँ? इसकी किसी बात को नहीं यकीन करना, वो भी हर जगह जाके उस दिन कहीं पे बैठ के मैंने कहा आज तक मैंने अपने बच्चों को ऐसे तक नहीं किया। कहता कहने वाली बात है। उसके बाद चुप हो गया। मैंने कहा हमजा मैंने आप पे जिंदगी में कभी हाथ नहीं उठाया। उसने, और मैंने आज टीवी पे सबके सामने कह दिया, और वो साहब जो हैं सबके सामने, एज एन यू नो आई नेवर हिट माई चिल्ड्रन, मैंने ये भी नहीं किया। वो आगे से कहते कहने की बात है और चुप हो गया, और सब शक्ल देख रहे हैं उसकी और मुझे देख रहे हैं। मैं कहा हमजा बताओ नहीं मारा? हाँ तो ठीक है। अजक हमजा बोलो। कहते जी। मैंने कहा हमजा मानो नहीं मारा? कहती है तो कह देता हूँ नहीं मारा। अब मुझे बताओ कि ये देखना, मैंने नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने नहीं किया। ये क्या है बदतमीज? घर जाना है कि नहीं? घर जाना है कि नहीं? अच्छा जी, ये वैसे घर वालों के साथ यही मामला चलता रहा। अच्छा ऑनेस्टली बड़ी सुई भी है। अच्छा नहीं, बड़ी सुई से नहीं लगाना मेरा बच्चा, मैं सदके हमारा बेबी, हमारा सबका बच्चा है। छोटी से लग ही नहीं सकता अब इसको। छोटी से लग ही नहीं सकता, अब वो इसका इलाज इतनी ही बड़ी नहीं हो सुई होती है। एक समय छुरी लेके आती हूँ, इसका एक इलाज सेकंड नहीं। जरा मैं ना जरा बड़ी छुरी लेके आती हूँ ना, जरा इससे सुराख करते हैं। हाँ, क्या ये ख्याल है? ऐसे ही डलेगा हाँ, अब। अच्छा ठीक है, ये हम यहाँ रख देते हैं वापस। नहीं नहीं, मैं आईब्रो में लगाती हूँ अब। नहीं वो मानेगा नहीं, हमने उसका बताया क्यों। अच्छा बट जोक्स असाइड, बात ये है कि व्यूअर्स इट्स इंपॉर्टेंट कि यू गो टू द राइट पीपल। ठीक है, वो तो चलो आईब्रो की चीज़ है, वो वापस हो गई, और मैं 100 दफा अपने विंगे करा चुकी हूँ, उसको मत छेड़ो। नहीं नहीं, उसकी वैसे भी वो है बट बात दिखाओ मुझे, चेहरा दिखाओ अपना। बिल्कुल ठीक लग रहे हो, ये छेड़ नहीं है, सिर्फ छेड़ नहीं है, ये वो वाली हरकतें कर रही है जो मैं हमजू के साथ करती हूँ। अच्छा अब बात ये है कि इसको लगाने से, वैसे तो मैं एक बात बताऊँ, मैं ऑनेस्टली बेटा पहले से आपका हेयर फॉल बेहतर हुआ है, पहले से आपका डेफिनेटली हेयर फॉल बेहतर हुआ है। हाँ। क्योंकि एक दफा पहले भी हाँ, हमने किया किया था इनका, और देयर इज एक्चुअली अ डिफरेंस। और बात ये कि देखो अब आप यू आर इन योर 20s ऑल्सो, यू आर अ यंग पर्सन, आपके ऊपर पीआरपी वर्क करेगा। अच्छा अब पीआरपी किस पे नहीं वर्क करेगा? हमें मेडिकल प्रॉब्लम पता चल गई, हाँ, सारा कुछ हो जिसका गया। सीबीसी काउंट नहीं अच्छा, जिसके आयरन लेवल्स लो हैं, जिसको थायराइड का इशू है, और इसके अलावा अगर फर्ज करें आप 40 से ऊपर हैं तो यूजुअली प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी नहीं होती। अब वो देखे ना, अब अक्सर खवातीन को हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम होता है वो 40 के बाद होना शुरू हो जाता है, और वो कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे बालों का जो वो जैसे कि बाल भी पतला हो जाता है और बहुत से मसाइल हो जाते प्लस हैं। अगर आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, यानी कि पीसीओएस की वजह से हो रहा है, या आप तो अगर फिर पेरी मेनोपॉज में चले गए हैं, हाँ। पेरी मेनोपॉज और मेनोपॉज में भी बाल गिरते हैं, Yes. सो इस स्टेज पे क्या करना चाहिए? स्टेम सेल, एक्सोसोम, क्या? अच्छा उसमें आप स्टेप वाइज चलते हैं कि पहले थ्रेड्स, मोनो थ्रेड्स, आप उसके ऊपर आते हैं, उसके बाद अगर इफ़ दे डोंट वर्क तो फिर आप एक्सोसोम्स पे आते हैं। लेकिन अगर आपका फ़र्ज़ करें कि एजिंग की वजह से अब थिनिंग हो रही है, दो चीज़ें होती हैं,
एजिंग की वजह से एक आपका हेयर फॉल है और दूसरा ये कि आपका एजिंग की वजह से बाल वैसे ही पतला हो गया, तो वो चीज़ें नहीं ठीक होंगी, ठीक है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। बाल वापस थिक नहीं होता अगर आपका यूजुअली 45-50 के बाद नहीं होता, नहीं होता, मतलब जैसे बाल मेरा मोटा और नहीं जुगन होगा। आपी का प्रॉब्लम है कि हमारा हेयर ही थिन। आपकी उम्र 40 नहीं है, हौसला करें। नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं, वो बाद में हमारा क्या बाल थिक हो सकता है, सवाल ये है। हाँ आपका हो सकता है। आपका हो नहीं सकता हम मेरा दोनों नहीं हो कराएंगे, सकता। अगर कराएंगे नहीं गुड़िया, बात ये है कि देखो यू हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर राइट टाइम पे मैंने भी अपनी अक्ल को इस्तेमाल कर लिया होता और पीआरपी, जब मुझे पीआरपी 20s में सब कह रहे थे करा लो, उस वक्त मुझे फियर था, क्योंकि उस वक्त पीआरपी एक नई चीज़ आई हुई थी, तो मैंने कहा यार ये पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ब्लड ड्रॉ करना है, ये तो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फिलर और उससे बोटॉक्स टाइप चीज़ से, तो मैंने नहीं कराना। बट द पॉइंट इज व्यूअर्स, ये पीआरपी तो अपने ही जिस्म से निकला हुआ खून है। मेल पिक करने का मेरा थोड़ा सा एक मकसद ये भी होता है कि आमतौर पे ना बंदियां पेन कम फील करती हैं, बंदे ज़्यादा करते हैं, उनमें बर्दाश्त कम होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि ये आराम से बर्दाश्त कर रहा है, ठीक है, तो फीमेल्स के लिए तो बहुत आसान है। वैसे भी ये नैनो नीडल्स होती हैं जो कि इंसुलिन की जो सिरिंज है, जो डायबिटिक ये हो पेशेंट गया, को ये जब लगाते आप हैं। ये डिस्कार्ड करने, ये मुझे दिखाएंगे, ये अब आपने डिस्कार्ड करनी है ना। Yes. ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, किसी तरह हम ये अगर किसी तरह इस पे क्लोज जा सकते हैं, तो ये देख रहे हैं, ये इतनी सी नन्ही सी नीडल है, ये अब पीछे हाथ रख ये टच ना कीजिएगा, मैं वाइट चीज़ ये देख रहे नहीं, मैंने अपना ये दिखा लाए, ये अब क्योंकि जो हाथ लगा लूंगी वो डिस्कार्ड हो जाएगी। नजर आ रही है आपको, इतनी सी नीनी सी नीडल है ये, इतनी सी, इतनी मेरी नेल की वो नहीं है वेट जितना वो है। तो ये So इंसुलिन मैं की फारिग सिरिंज कर से भी देती हूँ। ये बहुत ये अब मैं छोटी है। फेंक दूँ ना हाँ गार्बेज में, क्योंकि ये मैंने हाथ लगा लिया है। एंड अगेन इस चीज़ का भी खास ख्याल रखना है कि स्टेरिलाइज्ड क्लीन चीज़ें, इसलिए किस जगह पे जाके आप कराते हैं। अब लोग कहते हैं हमने पीआरपी कराया, हमारे पूरे सर पे इन्फेक्शन हो गई, वो सिर्फ इसलिए हुई थी क्योंकि स्टेरिलाइज चीज़ें नहीं यूज़ हुई, या तो चीज़ें रीयूज़ हुई हैं, या कोई मसला हुआ है। डेफिनेटली वरना बनता। इन्फेक्शन और तो हो गया। हाँ, इन्फेक्शन तो सवाल ही पैदा होल्ड नहीं ऑन, ही इज डन। यस ये टोटल इनका पीआरपी मुक गया। हाँ, तो क्या और अब करें हम? नहीं तो नहीं, लोग अक्सर कहते हैं ना कि कितना, अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल अच्छा यू। अच्छा, लाएं आईब्रोज पे करते हैं, लाएं लाएं। नहीं चले आप बैठ जाए, उधर बैठ जाए आप, बेचारे बच्चे को आप टॉर्चर करिए। अच्छा, इसके बाद आफ्टर केयर क्या है इसकी? अच्छा, इसमें हम यूजुअली ये कहते हैं कि केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ आप ना लगाएं 2 से 3 दिन, लाइक शैम्पूज वगैरह कुछ भी, ताकि आपका जो प्लाज्मा है, क्योंकि केमिकल बेस्ड कोई भी चीज़ लगेगी तो वो उसको डेफिनेटली उसको चेंज कर देगी, उसका काम करने को रोक देगी। उन पुत्र घर जाके बाल नहीं धोने, सादा पानी डाल सकते हैं 2 घंटे के बाद, प्लेन वाटर, सादा पानी डाल हाँ, सकते हैं, प्लेन हाँ, वाटर का कोई इशू नहीं है, ठीक है। और आप उसके बाद आप 2 दिन के बाद आप शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। शैम्पूज़ यूजुअली मैं यही कहती हूँ कि बेशक आपको डैंड्रफ है या नहीं है, तो जो कीटोकॉनाज़ोल होता है, जो फार्मूला एक है बेसिकली, जिस भी शैम्पू में हो आप उसको इस्तेमाल करें। बेसिकली तो वो डैंड्रफ के लिए होता है, लेकिन ये कि उसका एक और अच्छा फ़ायदा ये है कि वो आपका हेयर फॉल भी रोकता है। अमेजिंग। ठीक, आइए सो आप बता दें ओरली आया, क्या मैंने ले क्वेश्चन भी, चले एक और पूछे। क्वेश्चन भी कर लूं। हाँ, जैसे मेरे जैसा बंदा है, मैं चाहती हूँ कि मैं लाइफ में कभी भी अपने बाल कलर नहीं करूँ, मेरा नेचुरली जो बाल है वो टेक्सचर ब्लैक ही रहे, तो कुछ ऐसा है कि मैं उसको लेके चल सकूँ ऐसे ही? हाँ, दिस वेरी अच्छा। अब आप ही लोग मना करते हैं कि भाई मेहंदी नहीं लगानी, हाँ। क्योंकि मेहंदी की जो बेस होती है कि ये तो, क्योंकि मैंने भी एक पूरा अरसा 10 साल में एक हेयर कलर की ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर थी, तो हमेशा हम यही बात कहते थे कि भाई मेहंदी नहीं लगानी, क्योंकि मेहंदी की मेमोरी आपकी जड़ों में 6 मंथ्स टू अ ईयर रहती है, तो आपको कभी भी राइट कलर नहीं आएगा अगर आप फिर डाई करने की कोशिश करेंगे। तो देन व्हाट्स द ऑप्शन फॉर ब्लैक या ब्राउन बाल? अच्छा नहीं, उसमें ये कि ज़ाहिर है अमोनिया फ्री डाइज तो बहुत आराम से अवेलेबल हैं, लेकिन अगर आप डाई की तरफ जाना ही नहीं चाहते और आप चाहते हैं अर्ली ग्रेइंग, जिसे आप चाह रहे हैं कि आपकी अर्ली ग्रेइंग ना हो, ठीक है। बच्चों में भी आप देख रहे हैं कि बहुत छोटी एज में आप देखते हैं कि जी सफ़ेद बाल आना शुरू हो गए, तो कॉज क्या है? विटामिन B12 की शॉर्टेज, ठीक है। आपने विटामिन B12 अपना पूरा रखना है, तो आपके जो जल्दी बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो आपके ज़रा टाइम लगा के अपने प्रॉपर टाइम पे होंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आपके पास अगर आप ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि जी आप ये खाना शुरू कर दें तो आप नो, कुछ लोग कहते हैं ना रीठा लगा लो, आंवला लगा लो, एक्स लगा लो, वाई लगा, शिकाकाई को मिक्स करके लगा दो। एक तो इनकी स्मेल इतनी स्ट्रांग होती है, दूसरी बात मर्जी का ही कलर आता है। हाँ, ये बाप की है ना कि देखिए आपको अगर उससे आप मतलब खुश हैं कि उसका भी जो रंग मूड है, उस जड़ी बूटी का मूड है, उस किस्म का कलर आना है, हमारी मूड मर्जी का नहीं आता। हाँ। एक ममानी है, एक दफ़ा उन्होंने हमारे आगे से मामा के मुंह बोले भाई थी उनकी मिसेस, एक दिन वो घर आई, उनका सर ढूंढे, मैं आपको कलर दिखाती हूँ, मैं आपको कलर दिखाती हूँ, कसमें वो ऐसा कलर था, वो नहीं मिलेगा ये आपको। ये देख रहे हैं मेरे आप, अल्लाह, ये और इसमें आप थोड़ा ऑरेंज मिक्स कर दें,
ये वाली साइड वाला, अल्लाह, ये मतलब हाँ, ये वाला, ये मतलब आप सोचे कि वो इतना अजीब कलर था और पूछा कि कहती पता नहीं मैंने मेहंदी लगाई थी। अच्छा, एक तो उनका बाल पतला, सर भी उनका आधा गंजा हो चुका था, क्यूट तरीन वो, तो कहती है मैंने कहा कि मैं ये लगा लूंगी, तो वो अल्लाह माफी दे एक ऑरेंज ब्राउन गंदा सा एक कलर, और वो देख के ना तबीयत खराब हो रही थी और वो बेचारी खुद भी तंग, कहती है अब मैं इस पे क्या करूं, मैं डाई लगाऊं, क्या करूं। पार्लर गई तो पार्लर वालों ने कहा आपने अभी मेहंदी लगाई है, हम कुछ नहीं कर सकते, ब्लीच लगा के कट डाउन करेंगे तो कुछ होगा। तो व्यूअर्स, ये केमिकल चीजों से भी दूर रहना है। ये ब्लीचिंग, ये स्ट्रीकिंग, ये देखिए अब तो वैसे भी वो जो ग्रे जो ऐश में जाके कलर है वो तो वैसे ही फैशन में है ना। तो मैं तो कहती हूँ, हमेशा मेरे पास जिस वक्त पेशेंट आते हैं और वो कहते हैं कि जब हमें डाई से एलर्जी हो रही है, तो मैं उनको यही मशवरा देती हूँ कि आप ना करें, आपने रिस्क क्यों लेना है, ठीक है। आपके क्योंकि जब एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो शुरू में तो आपको इतने स्वेयर नहीं लग रहे होते, लेकिन बाद में लिटरली वो हाइव्स और वो बहुत बुरी तरह से आपको जर्नल लाइक पूरी बॉडी पे इफेक्ट करना शुरू कर देते हैं। सो एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगी? देखिए पीआरपी तो करके दिखा दिया, समझा दिया, मुझे स्टेम सेल और एक्सोम का बताएं, क्योंकि आजकल बहुत वायरल हुई हुई है ये बात, लेकिन समझ नहीं आती। अगर आपकी अंडरलाइंग हर चीज़ ठीक है और आप 40 से अबव हैं या आप ऐसे लोगों में शामिल हैं जो सेशंस नहीं लेना चाह रहे हैं, तो येस यू कैन गो फॉर स्टेम सेल एक्सोसोम्स। एक्सोसोम्स के 2 सेशन होते हैं। मोनोथ्रेड्स कौन सा एज ग्रुप? मोनोथ्रेड्स भी आपके यूजुअली 30 के बाद ही आप करें, यानी कि पहले मोनोथ्रेड किए, उसके बाद अगर वो नहीं वर्क करता तो स्टेम एक्सोसोम। स्टेम सेल भी ना आमतौर, अच्छा स्टेम सेल के साथ थोड़ा सा मेरा ज़रा इख्तलाफ चलता है, क्योंकि उसके अंदर भी वो ऑलमोस्ट उसकी पेन ज़्यादा है, रिजल्ट्स उसके तकरीबन पीआरपी से 19-20 का ही फ़र्क है, ठीक है। तो उसकी लेकिन ये कि वो क्योंकि वो बायोप्सी की तरह पूरा आपका पैच निकलना है और फिर उसके रिजल्ट्स उतने रिमार्केबल नहीं हैं जितने क्लेम किए जाते हैं, तो पेशेंट कभी भी उसका मैंने खुश नहीं देखा। तो उससे बेहतर फिर ये होता है कि अगर आपको लग रहा है कि आपके प्लाज्मा की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो थ्रेड इज़ अ बेटर ऑप्शन और एक्सोसोम उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शन। और एक्सोसोम कितना कराना पड़ता है? आपने पहले जब एक सेशन लिया तो उसके 1 महीने के बाद आप दूसरा सेशन लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने एज पर योर नीड, अगर आपके 4 महीने गुजरते हैं तो 4 महीने गुजारें, 6 गुजरते हैं तो 6 गुजारें, लेकिन करते रहना है। यस डेफिनेटली। ये नहीं है कि एक्सोसोम डाल दिए तो आप सेट हो आप ट्रांसप्लांट के बाद भी तो आपको क्या लगता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको कुछ नहीं करना होता? ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको जो है ना शुरू में आपको पीआरपीस करवानी होती हैं, और डेफिनेटली ट्रांसप्लांटेड बाल नहीं गिरता, लेकिन जो आपके बाकी रिमेनिंग बाल हैं वो तो गिर सकते हैं, तो आपने उनकी भी ऐसे ही केयर करनी है। सो बेसिकली आई गेस जो डॉक्टर रीज भी कह रही हैं और आप भी जो पहले भी बात कर रही थी कि देखिए व्यूअर्स, अगर हेल्दी ज़िंदगी जीनी है तो अंदर से लेके बाहर तक एक हेल्दी ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि इंटरनली आपकी जो भी चीज़ें लैकिंग हैं, टेस्ट वेस्ट सारा कुछ कराएं, वो चीज़ें कवर करें, वो कवर हो गई। अब समझ नहीं आ रही कि इशू क्या है, फिर आप एक एस्थेटिक पर्सन के पास जाए, जैसे कि डॉक्टर रीज है, उनके पास जाएं, उनसे प्रॉपर कंसल्टेशन लें, और फिर वो जैसे आपको लेके चल रहे हैं चले। सिंपल सी बात है, चूंटी को मारने के लिए आपको बजूके की ज़रूरत नहीं है। आप अगर 22-23 साल के हैं, जिस तरह के कासिम इज़ अ यंग मैन एंड इज़ अ गुड लुकिंग माशाल्लाह यंग मैन, वो बच्चा पहले अपनी पीआरपी कराए। यस। अगर पीआरपी नहीं वर्क करती तो थ्रेड्स के बाद आप फिर एक्सोसोम की तरफ जाएं। बट बात यह है कि आप डॉक्टर को करने दें अपना काम, खुद फैसला करके ना जाएं कि ये आपको नहीं पता कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है। अगर आपको पता होती तो हर बंदा घर पे खुद डॉक्टर ना होता और अपना खुद इलाज ना कर रहा होता, और नीम हकीम आपको पता है आजकल क्या गंद मार रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। जो भी करें व्यूअर्स, तशखीस करके मुस्तनद डॉक्टर के पास जाके। थैंक यू सो मच गर्ल्स, आई होप यू ऑल फील बेटर। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। एंड यू टू व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।